ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 101 94 प्योर येलो टॉवर का पुनः प्रकट होना और रेडियंट अकादमी के आगंतुक सदस्यता चाहिए _2। अनुवादक 54,96,90,339। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी मिल्टन चेनी ने लाइल सिम्पसन को ब्लडलाइन सीट दिया था। हालांकि यह अफसोस की बात है कि लाइल प्योर येलो टॉवर में उच्च पद पर नहीं है। यहां तक कि लाइल को भी दूरस्थ वायलेट महाद्वीप में भेजा गया था क्योंकि ब्लडलाइन विजार्ड पद पर उसकी क्षमता समाप्त हो गई थी। प्योर येलो टॉवर कोई छोटा विजार्ड संगठन नहीं है, ये वास्तव में एक बड़े पैमाने का संगठन है जो विभिन्न स्तरों पर फैला हुआ है। लाइल के अनुसार प्योर येलो टॉवर के सीधे नियंत्रण में 4 स्तर हैं। ये किसी शहर या देश के बारे में नहीं है, बल्कि 4 प्रामाणिक पूर्ण स्तरों के बारे में है। अगर कोई रेडियंट अकादमी की तुलना प्योर येलो टॉवर से करे तो पहला निस्संदेह जुगनू की चमक जैसा होगा, जबकि दूसरा रात के आसमान में चांद जैसा होगा। हालांकि ब्लडलाइन सीट देने के बाद ऐसा नहीं है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिला। उसने कुछ छिपा हुआ ज्ञान प्राप्त किया, जैसा कि सिमुलेशन में काले पाठ की अंतिम कुछ पंक्तियों में दर्ज है। आयु 212। लाइल से ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक के बारे में पूछें। लाइल आपको बताता है कि केवल प्योर येलो टॉवर में शामिल होने से ही आपको वांछित ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। आप लाइल से पूछते हैं क्या प्योर येलो टॉवर में वास्तव में व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक है, और लाइल आपको जवाब देता है जब तक आप इसके बारे में सोच सकते हैं प्योर येलो टॉवर में यह है। जब तक मिल्टन चेनी इसकी कल्पना कर सकते हैं प्योर येलो टॉवर में यह है। टेक्स्ट सिमुलेशन में लाइल के अपने शब्द यही थे। इसका मतलब है कि अगर असली मिल्टन चेनी भी इसी तरह से पूछे तो उसे भी यही जवाब मिलेगा। इतना आत्मविश्वास। हालांकि मिल्टन चेनी वास्तव में यह नहीं मानते कि प्योर येलो टॉवर में सब कुछ है। मिल्टन चेनी वास्तव में कुछ ऐसा बता सकते हैं जो प्योर येलो टॉवर में निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन उनके पास खुद है। प्योर येलो टॉवर में व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक हो सकती है, या यहां तक कि एक जीवित व्हाइट रेवन भी हो सकता है, लेकिन यह मेरी पहुंच से बहुत दूर है। मिल्टन चेनी अंदर ही अंदर आह भरते हैं, उनके विचार उलझ जाते हैं और हार मान लेते हैं। आखिरकार यह एक ऐसा संगठन है जिसे लेवल 5 ग्रैंड विजार्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिम्युलेटर रखने के बावजूद मिल्टन चेनी यह गारंटी नहीं दे सकते कि वे भविष्य में लेवल 5 विजार्ड बनेंगे। और अपनी मृत्यु तक लाइल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि प्योर येलो टॉवर में कैसे शामिल होना है। मिल्टन चेनी ने सोचा कि शायद इसलिए क्योंकि वे उस समय बहुत बूढ़े थे, इसलिए लाइल को विश्वास नहीं था कि उनके पास प्योर येलो टॉवर में शामिल होने का कोई मौका है, और उन्होंने उसे बताने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार उस समय नकली मिल्टन चेनी की उम्र लगभग 200 साल थी। उसकी क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी थी और वह केवल लेवल 1 विजार्ड था। प्योर येलो टॉवर का उस पर नजर रखना बिल्कुल सामान्य बात थी। अपने बिखरे हुए विचारों को समेटते हुए मिल्टन चेनी ने एक आह भरी। बहुत ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। भले ही उसका नकली स्व वास्तव में प्योर येलो टॉवर में शामिल हो जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा। भले ही वह वास्तव में शामिल हो जाए, यह अनिश्चित है कि क्या वह ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक हासिल कर पाएगा या एक जीवित व्हाइट रेवन प्राप्त कर पाएगा। सब कुछ अज्ञात था। अब तक वह सिम्युलेटर की सहायता से ब्लडलाइन को 3 से 4 वर्षों के भीतर अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता था, जिससे लेवल 2 ब्लड विजार्ड का पद प्राप्त हो सकता था। ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक के साथ भी प्रगति की ये दर हासिल नहीं की जा सकती थी। मिल्टन चेनी इससे ज्यादा और क्या मांग सकते थे। लोग बहुत लालची हैं। मिल्टन चेनी ने फेन आइलैंड के आसपास टहलने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की योजना बनाई। व्हाइट रेवन सोसाइटी को स्थिरता दिलाने वाले कठपुतली मास्टर के रूप में मिल्टन चेनी के लिए काम कम तनावपूर्ण हो रहा था। उन्हें अब आंतरिक मामलों की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं थी। रक्तरेखा को परिष्कृत करना भी एक तात्कालिक कार्य नहीं था, इसलिए मिल्टन चेनी ने एक सांस लेने का फैसला किया। अन्यथा लेवल 1 के जादूगर जैसे कि वह अपने पिछले जीवन के एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने व्हाइट रेवन सोसाइटी के एक मुख्य सदस्य को अपने पास आते देखा, उनकी आंखों में झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था उनके आराम के समय को स्थगित करना होगा। व्हाइट रेवन सोसाइटी के सभी मुख्य सदस्य लेवल 3 के जादूगर प्रशिक्षु थे, इसलिए अगर कोई मुख्य सदस्य उन्हें ढूंढता है तो इसका मतलब होगा कि कुछ हुआ है। जब सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति मिल्टन चेनी के पास आया तो उसने सम्मानपूर्वक अपना मुंह खोला। भगवान, रेड रेवन आपको सिटी लॉर्ड्स हॉल में आमंत्रित करता है क्योंकि रेडियंट अकादमी से एक प्रतिनिधि आ गया है। ऐसा लगता है कि श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। बस हमेशा की तरह जादुई पत्थर जमा कर दें। मैंने पहले भी कहा है, इस तरह के मामलों में मेरी निगरानी की जरूरत नहीं है, वह इसे खुद संभाल सकता है। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने जवाब दिया,
उसने सोचा कि यह कुछ ज्यादा गंभीर बात है, इसलिए यह वास्तव में एक मामूली मामला है। हालांकि उसने ब्लैक रेवन को शहर का स्वामी नियुक्त किया था, लेकिन मिल्टन चेनी को पता था कि शहर में मामलों को संभालने वाला वास्तव में रेड रेवन ही था। रेड रेवन वास्तव में उसके प्रति वफादार था, इसलिए मिल्टन चेनी ने सत्ता सौंपने में संकोच नहीं किया। उसने पहले ही कह दिया था कि इस तरह के मामले की रिपोर्ट उसे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि समय की गणना करने पर यह वास्तव में रेडियंट अकादमी को मैजिक स्टोन्स का योगदान देने की अवधि के बारे में था। चूंकि अब फेन सिटी पर व्हाइट रेवन सोसाइटी का नियंत्रण था, इसलिए अब मामले स्वाभाविक रूप से उनके पास आ गए। सामान्य श्रद्धांजलि, रेडियंट अकादमी भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। भगवान, जो आया था वह लेवल 1 का जादूगर है। उस जादूगर ने आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया था। रेड रेवन इस बीच जादूगर से निपट रहा है और उसने मुझे तुरंत आपको जानकारी देने के लिए कहा। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने कहा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। रेडियंट अकादमी के इस तुच्छ व्यक्ति ने अपने स्वामी से मिलने का समय मांगने की हिम्मत की, वह खुद को कौन समझता था। ये सुनकर मिल्टन चेनी को तुरंत याद आ गया। वास्तव में उसने कुछ समय पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। सिमुलेशन में इस मामले के बारे में काला पाठ केवल एक साधारण पंक्ति थी। वास्तव में जो इस बार जादुई पत्थर प्राप्त करने के लिए फेन सिटी आया था, वह एक लेवल 1 जादूगर था। हालांकि ये जादूगर उसे परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ था। चूंकि वह मिल्टन चेनी के लिए कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह तुरंत इसके बारे में भूल गया। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, मिल्टन चेनी ने जवाब दिया। उसके सामने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, 3 कौवों में बदल गया और उड़ गया। मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। चिंता मत करो, मुझे पता था कि मेरे यहाँ आने से पहले व्हाइट रेवन सोसाइटी ने फेन सिटी पर कब्जा कर लिया है। रेडियंट अकादमी तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगी। अध्याय 102 94 शुद्ध पीले टॉवर का पुनः प्रकट होना और रेडियंट अकादमी से लोगों का आगमन। सदस्यता अनुरोधित _3। अनुवादक 54,96,90,339। मैथ्यू ने बेली को देखा, जो उससे एक सौम्य मुस्कान के साथ बात कर रहा था, कुछ तिरस्कार के साथ। ये तथ्य कि बेली ने जो कुछ भी कहा वह रेडियंट अकादमी के इर्द गिर्द घूमता था, अजीब था, जैसे कि वह अपना वजन इधर उधर फेंक रहा हो। फिर भी मैथ्यू मुस्कुराता रहा और सतह पर सिर हिलाता रहा। आखिरकार उसके सामने बेली एक असली लेवल 1 जादूगर था। यह एक सम्मान की बात थी कि बेली वास्तव में उससे बात करेगा। सभी जादूगर आपसे मुस्कुराकर बात करने की जहमत नहीं उठाएंगे, खासकर ये देखते हुए कि वह केवल एक लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु है। एक असली जादूगर की नज़र में एक लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु एकमात्र चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खोला गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया। यह अधेड़ उम्र का आदमी स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी ही था। ब्लडलाइन विजर्ड्स के पास एक तरह का जादू होता है जिसे जादू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जो उन्हें अपने शरीर को बदलने की अनुमति देता है। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना आध्यात्मिक प्रणाली के स्तर 1 के जादूगर के लिए यह परिवर्तन बहुत मुश्किल है। बेशक अगर वे आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित करते और इसकी पूरी जांच करते तो वे निश्चित रूप से असामान्यता को नोटिस करते। लेकिन इस समय चेनी पहले जैसा नहीं है। जादूगरों को एक दूसरे को आकस्मिक रूप से देखने की अनुमति नहीं है। अगर कोई वास्तव में मूर्ख था और चेनी की असली शक्ल के बारे में बहुत उत्सुक था, तो चेनी उसे उचित सबक देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। कम से कम बेली स्वेच्छा से चेनी की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। चेनी ने अपनी नज़र एक पल के लिए बेली पर टिकी रहने दी, फिर मैथ्यू को पहले जाने का संकेत देते हुए दूर हो गया। मैथ्यू ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। नमस्ते, बेली डैंसन, मैं रेडियंट अकादमी के लिए जादुई पत्थर इकट्ठा करने आया हूँ। चेनी बेली की जांच कर रहा था, बेली भी चेनी की जांच कर रहा था। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में आधिकारिक जादूगर था जिसने एल्बर्ट को मार डाला था, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं लग रहा था। निकोलस, व्हाइट रेवन सोसाइटी मास्टर, चेनी ने जवाब दिया। आपको सौहार्दपूर्ण हाथ से मना नहीं करना चाहिए। और हालांकि चेनी ने रेडियंट अकादमी के साथ इस बातचीत का कई बार अनुकरण किया था, उनके प्रति अत्यधिक नापसंदगी की भावनाएं रखते हुए, लेकिन वास्तव में ये रेडियंट अकादमी के किसी व्यक्ति के साथ उसकी पहली मुलाकात थी और वह भी उसकी तरह ही लेवल 1 जादूगर था। इसलिए उसने कोई अनावश्यक भावनाएं नहीं दिखाईं, बल्कि काफी उदासीन रहा। दूसरी ओर बेली बहुत उत्साही था। मैं लंबे समय से एल्बर्ट को नापसंद करता था। निकोलस, तुमने इस बार काफी हलचल मचा दी है। अब तक ये खबर कि तुमने एल्बर्ट को मार डाला और फेन सिटी पर कब्जा कर लिया है, पूरे उत्तरी महाद्वीप में फैल चुकी है। बेली ने हंसते हुए कहा कि वह चापलूसी कर रहा था। ये सुनकर चेनी ने हल्की हंसी निकाली।
उसे शायद पता न हो कि बेली को खबर कब मिली या वह कितनी जल्दी फेन सिटी पहुंचा, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है कि एल्बर्ट को मारने की खबर पूरे उत्तरी महाद्वीप में फैल गई हो। चेनी ने अपने महीनों के शोध से कॉनसी के उत्तरी महाद्वीप की विशालता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हालांकि उसने बेली की जानबूझकर की गई चापलूसी को उजागर नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा है। दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगे और अंत में बेली ने इस बार व्हाइट रेवन सोसाइटी की श्रद्धांजलि को माफ करने का सुझाव भी दिया, लेकिन चेनी ने तुरंत मना कर दिया, ये व्यक्त करते हुए कि वह बेली पर बोझ नहीं डालेगा। इस बार वह जितने जादुई पत्थर चढ़ाएगा वह कम नहीं बल्कि ज्यादा होगा। अगर वह बेली को यह माफ करने के लिए सहमत हो जाता तो ये बेली पर अपना प्रभाव रखने जैसा ही होता। चेनी मूर्ख नहीं है, उसके कई अनुकरणों ने उसे दिखाया है कि रेडियंट अकादमी के लोग कितने पाखंडी हो सकते हैं। अगर बाद में उनमें मतभेद हो जाता तो बेली निश्चित रूप से स्थिति को उलट देता। वह इस बात पर जोर देता कि चेनी ने खुद श्रद्धांजलि देने से इनकार किया था, न कि बेली ने उसके लिए इसे माफ किया था। आखिरकार बेली के पास वास्तव में वह अधिकार नहीं है। अगर बात उस बिंदु पर पहुंचती है तो रेडियंट अकादमी किस पर विश्वास करेगी? निश्चित रूप से चेनी पर नहीं। जब रेडियंट अकादमी जवाबी कार्रवाई करती है तो वे एक बेतुका कारण गढ़ लेते हैं, और चेनी जादुई पत्थरों की माफी को इतना निराधार औचित्य नहीं बनने देंगे। दोनों हंसे और बातें की, लेकिन वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे यह कोई नहीं जानता था। अध्याय 103, अध्याय 95, सच्चा शरीर अनुकरण और वास्तविक दुनिया। अनुवादक 54,96,90,339। बेली ने इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में जादुई पत्थर ले लिया। सच कहूं तो मिल्टन चेनी को थोड़ी ईर्ष्या हुई जब उसने देखा कि बेली ने जादुई पत्थरों को अपने स्थानिक खजाने में संग्रहित किया है। हालांकि मिल्टन ने अभिनय करने की अपनी इच्छा को दबाने में कामयाबी हासिल की। किसी को भी लूटने की इच्छा करना अच्छी आदत नहीं है। सिटी लॉर्ड्स हॉल छोड़ने के बाद मिल्टन को आखिरकार फेन आइलैंड पर आराम करने का मौका मिला। एक सच्चे जादूगर के लिए फेन आइलैंड वास्तव में बड़ा नहीं है। अगर मिल्टन अपना पूरा प्रयास इसमें लगाता तो वह सिर्फ एक दिन में फेन आइलैंड की पूरी दुनिया का पता लगा सकता था। हालांकि मिल्टन ने कई दिनों तक फेन आइलैंड के चारों ओर आराम से टहलना चुना, क्योंकि वह वहां आराम करने के लिए गया था। अगले दिनों में व्हाइट रेवन सोसाइटी द्वारा फेन सिटी पर नियंत्रण योजना के अनुसार चला गया। मैथ्यू ने फेन सिटी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया। शहर के लोग धीरे धीरे आतंक से स्थिरता की ओर बढ़े। उन्होंने पाया कि व्हाइट रेवन सोसाइटी द्वारा फेन सिटी पर कब्जा करने के बाद उनके जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि शहर का प्रबंधन और भी सख्त हो गया। फेन सिटी में बाहरी लोगों द्वारा परेशानी पैदा करने की घटनाओं में भी कमी आई। अ वेब नॉवल। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब कोई बिना किसी कारण के फेन सिटी में लड़ाई शुरू करता था तो उसे व्हाइट रेवन सोसाइटी के उन सफ़ेद वस्त्र पहने लोगों द्वारा जबरन दबा दिया जाता था, जिससे वे पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। छोटे परिवारों के कुछ लोगों ने भी लापरवाही से काम न करने की हिम्मत की, क्योंकि वास्तविकता पहले जैसी नहीं थी। फेन आइलैंड पर लेवल 1 के जादूगर की मौजूदगी ने किसी भी बुरे इरादे वाले व्यक्ति को काम करने से रोक दिया। स्प परिवार, वे कौन थे? वे वास्तव में परिचित नहीं थे। वे अब केवल व्हाइट रेवन सोसाइटी को पहचानते थे, वे किसी और चीज से परिचित नहीं थे। व्हाइट रेवन सोसाइटी में अब 1000 से ज्यादा सदस्य हैं, जिनमें लगभग 100 लेवल 1 और लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु हैं। यहां तक कि 15 लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाइट रेवन सोसाइटी का प्रभारी व्यक्ति मिल्टन स्वयं था, जो एक सच्चा लेवल 1 जादूगर था। खुद मिल्टन भी विकास की इस दर से थोड़ा हैरान था, क्योंकि यह बहुत तेज थी। फेन सिटी अब पूरी तरह से व्हाइट रेवन सोसाइटी के नियंत्रण में थी। बेशक मिल्टन का फिलहाल अपनी पहुंच बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में व्हाइट रेवन सोसाइटी ने वर्तमान में बहुत तेजी से विकास किया है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए इसे धीरे धीरे बदलावों को पचाने की जरूरत थी। अगर वे अपना प्रभाव बढ़ाते रहे तो यह वर्तमान व्हाइट रेवन सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मिल्टन के निर्देश के तहत व्हाइट रेवन सोसाइटी धीरे धीरे शांत हो गई और फेन सिटी का प्रबंधन करने लगी। समय बीतता गया और बेली को जादुई पत्थर इकट्ठा करने के लिए फेन सिटी में आए 5 महीने से ज्यादा हो चुके थे। 5 महीने का समय एक झटके में बीत गया। फेन सिटी में मिल्टन के सामान्य निवास के अंदर एक अपार्टमेंट। उस समय मिल्टन कुछ हैरान था, भौहें सिकोड़ रहा था जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। अगले ही पल मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई और उसके हाथ में जादुई औषधि की एक बोतल दिखाई दी। मिल्टन ने जादुई औषधि को ध्यान से देखा, पिछले कुछ महीनों में एकत्रित ज्ञान से इसकी तुलना की और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। शायद ये वास्तव में उत्प्रेरक की कमी के कारण है, अन्यथा मैं यह नहीं समझा सकता कि सभी 5 सिमुलेशन में जादुई औषधि लेने के बाद कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ। संभावना के अनुसार 5 में से कम एक परीक्षण सफल होना चाहिए था।
मिल्टन ने अपनी थोड़ी को रगड़ा और फिर जादुई औषधि को अपने स्थानिक कंगन में वापस रख दिया। पांचों सिमुलेशन में हालांकि मिल्टन ने एक रक्तरेखा जादूगर के मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए हमेशा एक आधा जादूगर औषधि ली। जब पहले 2 प्रयास सफल नहीं हुए तो मिल्टन ने इसे सामान्य माना, लेकिन जब तीसरा, चौथा और 5वां प्रयास भी असफल रहा तो मिल्टन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने व्हाइट रेवन सोसाइटी से इस विषय पर पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए कहा ताकि उन्हें खोजने में मदद मिल सके, और अंत में कुछ अस्पष्ट पुस्तकों में एक कथन मिला। बयान में कहा गया है, प्राचीन काल की अधिकांश जादुई औषधियों को अपना मूल प्रभाव दिखाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, लेकिन समस्या ये थी कि मिल्टन को पता नहीं था कि अर्ध जादूगर औषधि के लिए उत्प्रेरक क्या था। अपने अंतिम सिमुलेशन में हालांकि उसने कुछ जानकारी एकत्र की, फिर भी वह स्तर एक आध्यात्मिक प्रणाली जादूगर नहीं बन सका। फिर भी वह भविष्य में उत्प्रेरक के साथ धीरे धीरे प्रयोग कर सकता था। जब तक असली मिल्टन अर्ध जादूगर औषधि का सेवन नहीं करता, तब तक सिमुलेशन में मिल्टन प्रयोग करना जारी रख सकता था। वह जो बर्बाद कर रहा था वह सिमुलेशन में केवल थोड़ा सा समय था। उसका मुख्य मार्ग अभी भी एक रक्तरेखा जादूगर का था। 5 सिमुलेशन के बाद मिल्टन अब स्तर 2 जादूगर बनने के एक कदम करीब था। यदि उसके पास रक्तरेखा शोधन तकनीक होती तो वह पहले ही स्तर 2 जादूगर की सीमा तक पहुंच सकता था, लेकिन ये गति पहले से ही बहुत तेज थी। मिल्टन बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं था। इसके अलावा इस सिमुलेशन में उसने लाइल सिम्पसन के साथ पहले से ही अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे, और लाइल ने अंततः उसे प्यो येलो टॉवर में शामिल होने का तरीका बताया। हालांकि लाइल ने उसे जानकारी दी थी, लेकिन उसे नहीं लगा कि मिल्टन वास्तव में प्यो येलो टॉवर में शामिल हो सकता है। आखिरकार वे तरीके ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे बस चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए थे। कम से कम अब मिल्टन पहले ही प्यो येलो टॉवर में शामिल होने की योग्यता खो चुका था। बेशक कुछ भी पूरी तरह से अपरिहार्य नहीं है। 1 महीने से भी कम समय में मिल्टन अपग्रेड किए गए सिम्युलेटर ट्रू बॉडी सिमुलेशन के नए फंक्शन को आजमा सकता था। शायद मिल्टन ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कोई रास्ता खोज सके। मिल्टन लगभग 1 साल से इस नई सिमुलेशन विधि का इंतजार कर रहा था। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन दायरे, तकनीकों और स्मृति को बनाए रख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अब अपने अवचेतन मन की ज़रूरत नहीं थी कि उसे क्या करना है, क्योंकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में सब कुछ उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। पलक झपकते ही समय बीत गया और आधे महीने से ज़्यादा समय एक पल में बीत गया। इस समय मिल्टन की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं, क्योंकि उसके सामने अदृश्य पैनल पर एक बदलाव हुआ। ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 1। यह आ गया है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन, साल में सिर्फ एक बार। ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करें। हाँ, मिल्टन ने संकोच नहीं किया, उसके विचार बदल गए। अगले ही पल अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ। वह अभी भी वही था, लेकिन उसके सामने का पैनल गायब हो गया था। पैनल, मिल्टन ने अपने दिल में सोचा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सिम्युलेटर गायब हो गया था, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। क्या ये पहले ही शुरू हो चुका है? मिल्टन चेनी की आंखों में एक झटके की चमक थी। क्या ये पहले ही शुरू हो चुका है? मिल्टन ने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा। आखिरकार वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और बाहर निकल आया। कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी वर्तमान संवेदनाएं उसके वास्तविक जीवन के अनुभवों से पूरी तरह मेल खाती थीं। उसकी सारी यादें बरकरार थीं। वह अपना सारा जादू इस्तेमाल कर सकता था और उसकी कोई भी शक्ति गायब नहीं हुई थी। गायब सिम्युलेटर के अलावा इस पल में उसके और वास्तविक जीवन में कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि दुनिया भी वही थी। उसने जो कुछ भी देखा उसका एक भी तत्व नहीं बदला था, जरा भी नहीं। मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक सागर में 2 स्थानिक खजाने सक्रिय किए। अंतरिक्ष कुंजी और स्थानिक कंगन उसके हाथों में दिखाई दिए। अंदर कुछ भी गायब नहीं था। ब्लैक रेवन को बुलाओ। मिल्टन ने अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े सफ़ेद लबादे वाले आदमी से बात की। सफ़ेद लबादे वाले आदमी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, फिर ब्लैक रेवन को खोजने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक रेवन मिल्टन के सामने प्रकट हुआ। खून की परिचित गंध अपरिवर्तित रही और ब्लैक रेवन ने अपनी वही शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी। वह वास्तविक जीवन के ब्लैक रेवन से अलग नहीं था। मिल्टन ने ब्लैक रेवन की ओर देखा। ये देखकर कि मिल्टन उसे देख रहा है, ब्लैक रेवन वहीं खड़ा रहा, बिना बगल देखे। बस, अब तुम जा सकते हो। मिल्टन ने ब्लैक रेवन को जाने देने के लिए अपना हाथ हिलाया। बिना कुछ कहे ब्लैक रेवन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया। अब मिल्टन को यकीन हो गया था, ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तविकता से अलग नहीं था। न केवल वह, बल्कि सिमुलेशन के भीतर अन्य लोग अपरिवर्तित थे, वास्तविक जीवन से अप्रभेद्य। इस क्षण मिल्टन को संदेह होने लगा कि क्या यह एक समानांतर दुनिया थी, क्योंकि यह एक सच्ची दुनिया थी, बहुत वास्तविक। सुनना, सूंघना और छूना सभी संकेत देते हैं कि यह एक वास्तविक दुनिया थी। लेकिन बात यह थी कि मिल्टन जानता था कि यह एक नकली दुनिया थी।
सिम्युलेटर बहुत अतिरंजित था, कुछ भी नहीं से एक दुनिया बनाना जिसमें हर व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता की नकल करता हो। अगर ऐसा होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि लेवल 5 विजार्ड, लेवल 6 विजार्ड या लेवल 7 विजार्ड सिम्युलेटर को भी दोहराया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कोई लागत नहीं थी। क्या सालाना खर्च को भी लागत माना जाता था? यह ज्यादा फायदे की बात थी। हालांकि मिल्टन अब लेवल 1 विजार्ड है, फिर भी उसे झटका लगा। टेक्स्ट सिमुलेशन से ऐसी भावना नहीं आ सकती थी। हालांकि टेक्स्ट सिमुलेशन भी मिल्टन को झटका देगा, लेकिन ये तभी होगा जब सिमुलेशन समाप्त होने के बाद उसका स्तर ऊपर होगा। लेकिन ट्रू बॉडी सिमुलेशन अलग था। यह मिल्टन को लगातार चौंका रहा था। मैं अब और नहीं सोच सकता। अगर मैं सोचूंगा तो यह मेरे दाव दिल को प्रभावित करेगा। मिल्टन ने अपने मन में चल रहे अराजक विचारों को दूर कर दिया और अस्थायी रूप से सिम्युलेटर को एक तरफ रख दिया। चूंकि सिम्युलेटेड दुनिया इतनी वास्तविक थी, तो क्या होगा अगर मिल्टन इसे वास्तविक दुनिया के रूप में ही समझे? वह देखना चाहता था कि बाहरी प्लगइन्स के इस्तेमाल के बिना वह कितनी दूर तक जा सकता है। अपने अपार्टमेंट के बाहर आंगन में खड़े होकर मिल्टन ने दुनिया को देखा और फिर अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। समय बीतता गया और 1 साल बीत गया। मिल्टन ने सिम्युलेटर के बारे में विचारों को फिलहाल एक तरफ रख दिया था। मास्टर साइमन रेवन के बारे में खबरों पर प्रगति हुई है। ऐसा लगता है कि वायलेट कॉन्टिनेंट पर लेवल 3 विजार्ड के खजाने के बारे में खबर व्यापक रूप से फैल रही है। ये सुनकर मिल्टन ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी। वह बोला, आग को थोड़ा और हवा दो। फेन आइलैंड से इस खबर को फैलाना जारी रखो। समझ गया मास्टर, मुझे पता है कि क्या करना है। मिल्टन की निगाहें गहरी थीं। व्हाइट टॉवर, चूंकि तुम मुझमें इतनी दिलचस्पी रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और आग दूंगा। 2 साल और बीत गए। कोलन द्वीप, व्हाइट रेवन सिटी। मिल्टन ने अपने सामने रखे फूल को कुचला और अपना सिर हिलाया। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मिल्टन महल से बाहर निकल गया। मिल्टन को बाहर आते देख पीले रंग के लबादे में खड़ा एक युवक तुरंत उसका अभिवादन करने लगा। उसने सम्मानपूर्वक कहा, गुरु, रहस्यवादी क्षेत्र की प्रतियोगिता विफल हो गई है। रेडिएंट अकादमी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो इसे छोड़ दें, ये तो बस एक छोटा सा रहस्यवादी क्षेत्र है। मिल्टन ने बिना किसी भावभंगिमा के सहजता से कहा, क्या आपको टोटेम हॉट के बारे में कोई खबर मिली है, जिसे देखने के लिए मैंने आपसे कहा था? ये सुनकर साइमन रेवन ने अपना सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक कहा, टोटेम हॉट से संबंधित एकमात्र चीज ये रहस्यवादी क्षेत्र है। ये सुनकर मिल्टन कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर वह बोला, टोटेम हॉट को अभी के लिए छोड़ दें, इसे अस्थायी रूप से अलग रख दें। आप तारांकन रेडिएंट अकादमी, आप प्रतीक्षा करें और देखें। समय के गियर कभी भी घूमना बंद नहीं करते। बैंडर, इस मोड़ के साथ एक और 10 साल बीत गए। अध्याय 104, अध्याय 96, डार्क रेवन योजना और लगभग 50 वर्ष सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। बैंडर, वायलेट महाद्वीप के मध्य महाद्वीप में सीकॉज सिटी के भीतर। लाइल सिम्पसन ने अपने सामने मिल्टन चेनी को असहाय रूप से देखा, अंत में अपना सिर हिलाया। मिल्टन की आंखों में निराशा का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गया। अभी भी काफी अच्छा नहीं है। 3 वर्षों में लाइल के साथ उसका रिश्ता अजनबियों से काफी अच्छा हो गया था। लाइल शायद पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उसे इतना समझ सकता था, और वे दोनों ब्लडलाइन विजार्ड थे, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मिल्टन केवल लेवल 1 विजार्ड था। शुरू में उसे मिल्टन के किसी तरह के एजेंडे पर संदेह हो सकता था, लेकिन अब वह अलग तरह से सोचता था। अगर कोई एजेंडा है तो उसे रहने दें। एक व्यक्ति जो लेवल 1 विजार्ड बन सकता है, वह कभी भी एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उनका रिश्ता कुछ हद तक मिल्टन की पिछली जिंदगी में हुई घनिष्ठ मित्रता जैसा था। लाइल इस जीवन में सिर्फ लेवल 2 विजार्ड ही रह सकता था, उसकी क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे मिल्टन के इरादों की परवाह नहीं थी। आखिरकार वह अपनी युवावस्था में मिल्टन से कहीं ज्यादा उपयोगितावादी था। बच्चे, प्यो येलो टॉवर में शामिल होना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मेरे गुरु के पास तुम्हें शामिल होने में मदद करने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अभी उससे संपर्क नहीं कर सकता। ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक के बिना तुम हमेशा लेवल 1 पर ही रहोगे। तुम अभी भी जवान हो और तुम्हारे पास जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत समय है। इतना दृढ़ क्यों हो? लाइल ने बोलना शुरू किया। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने खड़ा नौजवान इतना दृढ़ क्यों था। ये जानते हुए भी कि सुधार की कोई संभावना नहीं है, वह अभी भी ब्लडलाइन रिफाइनिंग पर काफी समय बिताता है। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड के रूप में लाइल को अच्छी तरह से पता था कि ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक ब्लडलाइन विजार्ड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक के बिना, चाहे आपकी ब्लडलाइन की क्षमता कितनी भी अधिक क्यों न हो, आप फिर भी लेवल 1 ब्लड विजार्ड ही बनेंगे।
यह अनिवार्य रूप से एक नियम है। ब्लडलाइन विजार्ड पथ के आगमन से लेकर अब तक कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया है। लाइल की तरह ही, ये जानते हुए कि वह कभी भी लेवल 3 ब्लड विजार्ड नहीं बन सकता, उसने बहुत पहले ही अपनी कल्टीवेशन छोड़ दी थी। ये सुनकर मिल्टन चेनी चुप हो गए, अपना सिर हिलाते हुए। थोड़ी देर बाद मिल्टन बोला, लाइल, मैं वायलेट कॉन्टिनेंट छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। पिछले 2 सालों में सब कुछ के लिए धन्यवाद। इन 2 सालों के दौरान लाइल मिल्टन के लिए एक गुरु सह मित्र की तरह था। उसे मिल्टन के उद्देश्यों की परवाह नहीं थी, नहीं उसे इस बात की परवाह थी कि मिल्टन एक निचले रैंक वाले लेवल 1 ब्लडलाइन विजार्ड थे। बच्चे, क्यों परेशान हो? लाइल जानता था कि मिल्टन अभी भी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। मिल्टन के पीछे हटते हुए रूप को देखकर लाइल को अपना खुद का अतीत दिखाई दे रहा था, जो अभी अभी प्यो येलो टॉवर से बाहर निकला था। बस इतना अंतर था कि उसका पिछला स्वरूप निराशा से भरा था, जबकि मिल्टन अब आशा से भरा था। शायद यही उनके बीच का अंतर था। इस बारे में सोचते हुए लाइल को अचानक अपने वंश को परिष्कृत करने के लिए ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक अपनाने का मन हुआ। लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। अगर वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था तो और समय क्यों बर्बाद करे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट को छोड़कर मिल्टन चेनी एक बार फिर व्हाइट रोज स्कूल लौट आया। इन 10 वर्षों के दौरान मिल्टन का व्हाइट रोज स्कूल में वापस आना पहली बार नहीं था। व्हाइट रोज स्कूल अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि स्कूल को एक नया डिप्टी सेक्ट मास्टर मिल गया था। लेवल 1 विजार्ड जिसे हाल ही में पदोन्नत किया गया था, वह कोई और नहीं बल्कि मिल्टन का गुरु मॉर्टन था। मिल्टन मॉर्टन से मिला, उन्होंने कुछ देर बातचीत की और फिर मिल्टन स्कूल से चला गया। इस बार वायलेट महाद्वीप को छोड़कर वह शायद लंबे समय तक वापस न आए। शुद्ध पीला टॉवर अभी भी उससे बहुत दूर था। मिल्टन अब वायलेट महाद्वीप पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती और उसके कारण शुद्ध पीले टॉवर के नियम नहीं बदलते। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन वायलेट महाद्वीप से प्रस्थान करने वाले विशाल जहाज पर चढ़ गया। समय उड़ता है और 5 साल और बीत जाते हैं। कौनसी कॉन्टिनेंट, कोलन आइलैंड, व्हाइट रेवन सिटी। सोसाइटी मास्टर, रेडियंट अकादमी के लोग फिर से यहाँ हैं। इस साल उन्होंने अपनी मांग के अनुसार जादुई पत्थरों को 2 गुना कर दिया है। सिटी लॉर्ड्स हॉल में मिल्टन वहां बैठे थे, जबकि उनके बगल में एक सफ़ेद लबादा पहने एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बोल रहा था। ये सुनकर मिल्टन ने अपने मंदिरों को धीरे से रगड़ा। रेडियंट अकादमी के लोग बहुत लालची थे, कभी संतुष्ट नहीं होते थे। इन वर्षों में व्हाइट रेवन सोसाइटी उत्तरी महाद्वीप पर एक अनदेखा करने योग्य जादूगर संगठन बन गई थी। लेकिन इसके साथ एक समस्या आई, रेडियंट अकादमी की भूख बढ़ती जा रही थी। मिल्टन ने टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान ऐसा महसूस नहीं किया। उस समय वह केवल अंतिम परिणाम में रुचि रखते थे। लेकिन ट्रू बॉडी सिमुलेशन के साथ यह अलग था, उसे खुद ही हर चीज़ से शारीरिक रूप से गुजरना पड़ा। यह अनुभव टेक्स्ट सिमुलेशन से बिल्कुल अलग था। एक कारण था कि रेडियंट अकादमी के अलावा कौनसी कॉन्टिनेंट पर अन्य जादूगर संगठन विकसित नहीं हो सके। अगर यह साल दर साल जारी रहा तो कौन इसका खर्च उठा सकता है। भुगतान करें। मिल्टन ने एक शब्द थूका, फिर अपना हाथ हिलाया, सफ़ेद लबादे वाले आदमी को जाने का संकेत दिया। 5 साल और बीत गए। इन सालों में कौनसी कॉन्टिनेंट पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। कोलन द्वीप, व्हाइट रेवन सिटी, रेवन पैलेस। सोसाइटी मास्टर, इस बार रेडियंट अकादमी ज्यादा जादुई पत्थरों की मांग कर रही है और जोर दे रही है कि हमें 3 लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु प्रदान करने होंगे। ये सुनकर मिल्टन महल के बीच में बैठ गया, उसका चेहरा बिना बदले रह गया। हर साल लाभ कम होता गया, लेकिन योगदान बढ़ता गया। हालांकि ये जादुई पत्थर व्हाइट रेवन सोसाइटी को अपंग करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से कोई छोटी राशि भी नहीं थे। इसके अलावा रेडियंट अकादमी इस साल और भी ज्यादा मांग कर रही थी, सिर्फ पैसे की ही नहीं बल्कि लोगों की भी। व्हाइट रेवन सोसाइटी के लिए 3 लेवल 3 विजार्ड अप्रेंटिस बहुत ज्यादा नहीं थे, जैसा कि अभी था। लेकिन अगर इस बार मिल्टन चेनी वाकई रेडियंट अकेडमी के अनुरोध पर सहमत हो जाते हैं, तो मुझे डर है कि अगले साल 5 और तीसरे साल में 10 होंगे। रेडियंट अकेडमी लापरवाही से काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाइट रेवन सोसाइटी मना करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इस बार उन्हें निराशा हो सकती है। मिल्टन चेनी ने अपनी उंगलियां चुटकी में दबाईं और धीरे से बोले, उत्तरी महाद्वीप पर रेडियंट अकेडमी की शाखाओं की जांच कैसी चल रही है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नीचे बैठे पीले रंग के लबादे में एक आदमी ने कहना शुरू किया, हमने सब कुछ जांच लिया है। आप कितने आश्वस्त हैं? लगभग 30%। 30%। 30% भी काफ़ी है। व्हाइट रेवन सोसाइटी द्वारा नियंत्रित 3 द्वीपों और 4 शहरों को छोड़ दें, डार्क रेवन प्लान शुरू करें। कौनसी महाद्वीप लंबे समय से शांत है, अब समय आ गया है कि इसमें चहल पहल हो। 3 महीने बीत चुके हैं। शांत कौनसी महाद्वीप, एक शांत झील की तरह एक बम गिरा दिया गया है और यह फट गया है। एक अविश्वसनीय खबर अचानक पूरे कौनसी महाद्वीप में फैल गई।
सैकड़ों वर्षों से कौनसी महाद्वीप पर राज करने वाली रेडियंट अकादमी संकट में है। उत्तरी महाद्वीप पर रेडियंट अकादमी की 16 से अधिक शाखाओं की जांच की गई और 1000 से अधिक जादूगर प्रशिक्षुओं की हत्या कर दी गई। कुल 4 लेवल 1 जादूगरों की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर सभी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह निश्चित रूप से एक झूठी अफवाह थी। आप जानते हैं, रेडियंट अकादमी की अजेय शक्ति ने 100 साल तक पूरे कौनसी महाद्वीप को प्रभावित किया है। जिन लोगों ने रेडियंट अकादमी को भड़काने की हिम्मत की, वे निस्संदेह अंत में लाश बन गए। इन परिस्थितियों में किसी ने रेडियंट अकादमी के लोगों की हत्या करने और उन्हें मारने की हिम्मत की। यहां तक कि 4 असली जादूगर भी मारे गए। ये कैसे संभव है? लेकिन यह वास्तव में हुआ, जैसा कि आप रेडियंट अकादमी की पागलपन भरी हरकतों से बता सकते हैं। पूरे कौनसी महाद्वीप पर राज करने वाली यह विशालकाय मशीन अब चल रही है। और यह सब उत्तरी महाद्वीप पर पहले से महत्वहीन जादूगर संगठन व्हाइट रेवन सोसाइटी के कारण हुआ। व्हाइट रेवन सोसाइटी इस बार बदनाम हो गई है और यह पूरे महाद्वीप में सभी को पता है। इसे अनगिनत लोग डायमंड रेवन सोसाइटी भी कहते हैं। व्हाइट रेवन सोसाइटी रातों रात पूरे महाद्वीप में सबसे कुख्यात ब्लैक विजार्ड संगठन बन गई है। बेशक यह आम लोगों की नज़र में है। रेडियंट अकादमी द्वारा लंबे समय से उत्पीड़ित जादूगर संगठनों की नज़र में व्हाइट रेवन सोसाइटी निस्संदेह एक नायक है। बेली की भविष्यवाणी की हर कोई इसके बारे में जान जाएगा, सच हो गई है। ये केवल अफसोस की बात है कि बेली इसे देखने के लिए यहाँ नहीं है, क्योंकि मिल्टन चेनी ने उसे स्वयं भगवान से मिलने के लिए भेजा था। क्या जादूगर के क्षेत्र में कोई भगवान है? कोई बात नहीं। इस समय मिल्टन चेनी पहले ही कौनसी कॉन्टिनेंट छोड़ चुके हैं। जीवंत कौनसी कॉन्टिनेंट का अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट रेवन सोसाइटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, सिवाय कुछ लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षुओं को रेडियंट अकादमी के लोगों द्वारा ढूंढकर मार दिया गया है या दूसरों के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर किया गया है। व्हाइट रेवन मार्ग पर भरोसा करने वाले अधिकांश मुख्य सदस्यों ने अपनी पहचान बदल ली है और कौनसी कॉन्टिनेंट के हजारों द्वीपों में छिपे हुए हैं। उन सभी को ढूंढना निस्संदेह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। फ्रीवेब एंड ओवल, वे डार्क रेवंस में बदल गए हैं। मिल्टन चेनी की अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। डायमंड रेवन घटना को 20 साल हो गए हैं। व्हाइट रेवन सोसाइटी रेडियंट अकादमी के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई है। आखिरकार 20 साल पहले का वह थप्पड़ वाकई बहुत जोरदार था। लिलित महाद्वीप के दक्षिणी महाद्वीप पर ब्रेडलिंग मैनर के अंदर एक खूबसूरत महिला ने मिल्टन चेनी के होठों पर हल्के से चूमा और फिर खाना तैयार करना शुरू कर दिया। ज़ियुस वहाँ कैसा है? अब आप अपने बच्चे के लिए चिंता दिखा रहे हैं। मुझे लगा कि ज़ियुस सिर्फ मेरा बच्चा है। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने शर्मिंदगी से हंस दिया। उन्होंने वाकई इन सालों में अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शर्ली ने मिल्टन चेनी को एक नज़र देखा, फिर आगे कहा, ज़ियुस ब्लैक फॉरेस्ट केबिन में वापस आ गया है। मेंटर बलिन का कहना है कि 20 साल की उम्र से पहले ही वह लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बनने की क्षमता रखता है। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। उनके बेटे में वाकई उनसे बेहतर विजार्ड टैलेंट है। लेवल 2 मैजिक एप्टीट्यूड, अगर वह इसमें अपना दिल लगाता है तो उसे लेवल 1 विजार्ड के दायरे तक पहुंचने का मौका भी मिल सकता है। ब्लैक फॉरेस्ट केबिन से मिले आमंत्रण पर आप कैसे विचार कर रहे हैं? शर्ली ने मिल्टन चेनी की ओर उत्सुकता से देखा और बोली। मिल्टन चेनी ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे खाने लगे, अपना सिर हिलाते हुए। मैं नहीं जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं सांसारिक मामलों में बंधना नहीं चाहता हूं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ज़ियुस ने दूसरों के सामने शेखी बघारने के लिए एक और चीज खो दी है। शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने सामने रखे खाने को मिल्टन चेनी की ओर धकेल दिया। इन 20 सालों में मिल्टन चेनी ने इस जगह को पूरी तरह से एक वास्तविक दुनिया माना है। आखिरकार जब से वह आखिरी बार पार हुआ है, तब से वह वास्तविक दुनिया में कितने समय से रह रहा है? अभी तो बस कुछ ही साल हुए हैं। और यह ट्रू बॉडी सिमुलेशन कितने समय तक चला है? लगभग 50 साल हो गए हैं। यानी मिल्टन चेनी 50 साल से सिम्युलेटर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में रह रहे हैं। उनकी एक पत्नी है, एक बच्चा है और उन्होंने हाफ विजार्ड पोशन प्राइमर के बारे में भी खबर सुनी है। सब कुछ सही रास्ते पर है। शायद इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में वह एक वास्तविक लेवल 1 आध्यात्मिक जादूगर बन सकता है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन भाग अगले अध्याय में समाप्त होता है। ये 3 अध्यायों में पूरा होगा। कृपया मेरी प्रशंसा करें। अध्याय 105, अध्याय 97, भविष्य मिल्टन चेनी और स्तर 1 जादूगर और सच्चा शरीर सिमुलेशन समाप्त होता है। अनुवादक 54,96,90,339। ब्रेडलिंग मैनर में एक छोटी प्रयोगशाला के अंदर मिल्टन चेनी ने अपने हाथों में एक बहुत ही घिसी पिटी किताब पकड़ी हुई थी। मिल्टन चेनी की नज़र किताब के एक पन्ने पर रुकी, फिर उसने उसे बार बार पढ़ा। मैं अब इसे सिर्फ एक बार आजमा सकता हूँ।
अगर यह विफल भी हो जाता है तो भी भविष्य में मेरे पास एक मौका हो सकता है। मिल्टन ने खुद से बड़बड़ाया, फिर घिसी पिटी किताब बंद कर दी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की एक झलक के साथ उसके हाथों में एक जादुई औषधि दिखाई दी। अगले ही पल उसके हाथों में एक लाल रत्न दिखाई दिया। आधा जादूगर औषधि, टोटेम का दिल। मिल्टन ने जादुई औषधि खोली, फिर सीधे अपने हाथ से रत्न को कुचल दिया। मणि की धूल उसके हाथ से बोतल में बह गई। टोटेम के दिल का चूर्ण हाफ विजार्ड पोशन में डाले जाने के बाद पोशन में बहुत ज्यादा बदलाव हुए। ग्लग ग्लग, पानी के उबलने की तरह जादुई पोशन बिना रुके उबलने लगा। चेनी को अपने हाथ में पोशन की तीखी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन इस गर्मी से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मिल्टन की नज़र में हाफ विजार्ड पोशन का रंग धीरे धीरे हल्के काले से लाल हो गया, जब तक कि यह पूरी तरह से लाल नहीं हो गया, ताजे खून का रंग। जब सारे बदलाव बंद हो गए तो मिल्टन ने हाफ विजार्ड पोशन उठाया और अपनी आंखों के सामने हिलाया। ये बहुत चिपचिपा था और कुछ हद तक किसी जानवर के ताजे खून जैसा लग रहा था। क्या इसे वाकई पिया जा सकता है? क्या कुछ बुरा नहीं होगा? चेनी ने बोतल को सूंघने के लिए अपनी नाक के पास लाया। तीखी गंध बाहर आई, लेकिन चूंकि उसने इसे पहले ही बना लिया था, भले ही टोटेम का दिल उत्प्रेरक न हो, हाफ विजार्ड पोशन पहले ही बर्बाद हो चुका था। इसलिए मिल्टन ने संकोच नहीं किया और एक ही घूंट में पोशन पी लिया। उस घूंट ने उसे लगभग उल्टी कर दी। इसे पीना बहुत भयानक था। मिल्टन को लगा कि वह खूनी बलगम पी रहा है। इसे पूरा पीने के बाद मिल्टन ने तुरंत ब्लैक टॉवर मेडिटेशन तकनीक शुरू कर दी। कोई बदलाव नहीं हुआ, ध्यान हमेशा की तरह चल रहा था, कोई प्रगति नहीं हुई। जैसा कि उम्मीद थी, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। मिल्टन कुछ हद तक निराश था, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा नहीं बदली। आखिरकार वह सिम्युलेटर के साथ कई दिनों से काम कर रहा था। उसके पास अभी भी बहुत समय था। अगर यह इस बार काम नहीं करता है तो अगली बार भी है। हालांकि जब मिल्टन ध्यान बंद करने की तैयारी कर रहा था तो बदलाव हुआ। मिल्टन का दिमाग प्रभावित हुआ। प्रयोगशाला का दृश्य उसके सामने गायब हो गया। उसकी नज़र में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल समुद्र के ऊपर लटका हुआ है। मिल्टन अपने पैरों के नीचे फैले विशाल समुद्र से अनजान नहीं था। यह एक जादूगर का आध्यात्मिक समुद्र था। हालांकि मिल्टन को यकीन था कि यह आध्यात्मिक समुद्र निश्चित रूप से उसका अपना नहीं था, क्योंकि यह बहुत बड़ा था। अपने आध्यात्मिक समुद्र की तुलना इस समुद्र से करना जुगनू की तुलना चमकते चांद से करने जैसा था। यह आध्यात्मिक समुद्र कितना विशाल है, मिल्टन को नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि यह पूरे कौनसागर से भी बड़ा है। इस पल समय रुक गया था। मिल्टन को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, जब तक उसके सामने एक विशाल छाया दिखाई दी। एक विशालकाय छाया। इस छाया ने मिल्टन की धुंधली आंखों में स्पष्टता का स्पर्श ला दिया। बहुत परिचित, ऐसा लग रहा था कि यह वही है। यह विचार अनजाने में मिल्टन के दिमाग में आया। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? छाया लगभग आकाश को भेद रही थी। यह एक ग्रह से भी बड़ी लग रही थी। क्या ये वही हो सकता है, या यह वही है जिसकी उसने कल्पना की थी? अगले ही पल विशालकाय व्यक्ति हिल गया। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। मिल्टन के दिमाग पर असर हुआ। ये वास्तव में वही था। कम से कम चेहरे पर कोई फर्क नहीं था। इस समय अचानक मिल्टन के दिमाग में एक विचार आया। वह मैं हूं, वह भविष्य का मैं हूं। अचानक उसके सामने का पूरा दृश्य टूटे हुए दर्पण की तरह बिखर गया। मिल्टन का दिमाग काला पड़ गया और वह बेहोश हो गया। मिल्टन की पलकें फड़की, फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र में सबसे पहले सफ़ेद चीज़ दिखी, फिर उसके बगल में चिंतित शर्ली थी। शर्ली ने चेनी का हाथ पकड़ते हुए चिंतित होकर पूछा, तुम प्रयोगशाला में अचानक बेहोश क्यों हो गए? क्या तुम कोई खतरनाक प्रयोग कर रहे थे? मिल्टन ने शर्ली के हाथ को हल्के से थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि वह ठीक है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका शरीर प्रभावित नहीं हुआ, कम से कम अभी। मिल्टन को लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से ताकतवर है। मिल्टन उठकर बैठ गया और बोला, कुछ नहीं शर्ली, चिंता मत करो। मिल्टन की मजबूत आवाज़ सुनकर शर्ली के चेहरे पर चिंता आखिरकार थोड़ी कम हो गई। तो तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊंगा। मिल्टन ने सिर हिलाया। शर्ली ने उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर चली गई। मिल्टन बिस्तर पर बैठे हुए अपने मंदिर को रगड़ रहा था। बेहोश होने से पहले की यादें कुछ धुंधली सी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना भविष्य का स्व देख लिया हो। हाफ विजार्ड पोशन का प्रभाव भविष्य के स्व से कुछ शक्ति उधार लेना और उसे वर्तमान में वापस लाना था। तो क्या उसका भविष्य का स्व देखना सामान्य था? सामान्य मेरी गांड। अगर सच में ऐसा था तो यह असंभव है कि एक भी किताब में हाफ विजार्ड पोशन के इस प्रभाव का उल्लेख न हो। साथ ही क्या उसका भविष्य का स्व वाकई इतना शक्तिशाली था? बस एक नज़र डालने से उसे एक दुनिया देखने का एहसास हुआ।
उसकी जादूगर प्रतिभा केवल स्तर 5 थी। तर्क के अनुसार उसका भविष्य का स्वर अधिकतम स्तर 1 जादूगर होना चाहिए। ठीक है, सिम्युलेटर। मिल्टन के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह सिम्युलेटर के बारे में लगभग भूल ही गया था। अगर उसने सिम्युलेटर के साथ अपने भविष्य के स्व को देखा था तो ये समझ में आता है। बेशक मिल्टन को यकीन नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह औषधि के सेवन से उत्पन्न भ्रम था। अगले ही पल हफ मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति हवा की तरह पूरे कमरे में फैल गई। इस हवा के कारण कुछ पर्दे हिल गए और कुछ शोर हुआ। अध्याय 106 अध्याय 97 भविष्य मिल्टन चेनी स्तर 1 जादूगर और सच्चा शरीर सिमुलेशन अंत सदस्यता लें _2 अनुवादक 54,96,90,339 स्तर 1 आध्यात्मिक जादूगर। मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दूर रखा, कुछ हद तक आत्मनिरीक्षण महसूस किया। स्तर 1 आध्यात्मिक जादूगर बनने से पहले वह इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए गहराई से तरस रहा था। हालांकि जब वह वास्तव में स्तर 1 आध्यात्मिक जादूगर बन गया तो उसे उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत स्वाभाविक रूप से हुआ था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मिल्टन पहले ही एक बार स्तर 1 जादूगर बन चुका था, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में खुद की विशाल छाया को देखने के बाद स्तर 1 जादूगर अब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। मिल्टन को एक बात नहीं पता थी, जिसका उल्लेख हाफ विजार्ड पोशन के बारे में कई किताबों में नहीं किया गया था, लेकिन ये बात सच थी। यानी हाफ विजार्ड पोशन के कारण आधिकारिक जादूगर बनने वाले 50% लोग जादूगर प्रतिभा वाले लेवल 1 जादूगर होते हैं। ग्रैंड विजार्ड्स जिन्होंने हाफ विजार्ड पोशन विकसित किए थे, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि लेवल 5 योग्यता वाला कोई व्यक्ति पोशन लेने के बाद लेवल 1 जादूगर बन सकता है। मिल्टन ने लेवल 1 जादूगर बनने की अपनी क्षमता का श्रेय हाफ विजार्ड पोशन को दिया। वह ये नहीं जानता था कि लेवल 1 जादूगर बनने का मुख्य कारण हाफ विजार्ड पोशन नहीं था, बल्कि उसका भविष्य का स्व था। समय तेजी से बीतता गया और एक और दशक उड़ गया। ब्लैक फॉरेस्ट केबिन विजार्ड अकादमी के प्रायोगिक क्षेत्र में एक विशाल प्रयोगशाला के भीतर मिल्टन ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और अपने सामने खड़े युवक को देखा, जो किसी तरह से खुद जैसा दिखता था। ज़ीउस, उसका बेटा। फर्स्ट रिंग मैजिक, आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ से स्कैन करने के बाद मिल्टन ने सिर हिलाया और अपना मुंह खोला। अच्छा, लेकिन तुम अभी लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बने हो और तुम थोड़े अस्थिर हो। याद रखो कि घमंडी या अधीर मत बनो। तुमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। कुछ तो 20 साल की उम्र में जादूगर बन जाते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए गर्व करने लायक कुछ नहीं है। ये सुनकर ज़ीउस ने मिल्टन की तरफ ऐसे देखा जैसे वह मजाक कर रहा हो। 20 साल की उम्र में जादूगर बन जाना, यह एक चमत्कार होगा, यहाँ तक कि एक भगवान के लिए भी। मैं समझता हूँ पिताजी, लेकिन ज़ीउस ने फिर भी सम्मानपूर्वक जवाब दिया। जिस व्यक्ति का वह सबसे ज्यादा सम्मान करता था वह उसके पिता थे, इसलिए उसने मिल्टन द्वारा कही गई हर बात को अपने दिल में रखा। हम अकादमी से कोई मिशन लो और कुछ अनुभव के लिए बाहर जाओ। हर समय अकादमी में मत रहो। हाँ पिताजी, ज़ीउस ने सिर हिलाया और फिर मिल्टन को अलविदा कहकर लैब से बाहर निकल गया। मिल्टन ने एक पल के लिए ज़ीउस के सिलहूट को देखा, फिर अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। समय बीतता गया और 50 साल बीत गए। अपनी संपत्ति में मिल्टन ने अपनी रक्तरेखा शोधन प्रक्रिया को रोक दिया। जैसा कि अपेक्षित था, आप जितने बड़े होते हैं आप उतनी ही धीमी गति से रक्तरेखा को परिष्कृत कर सकते हैं। गणना करने पर यह अनुकरण पहले ही 103 वर्षों तक चल चुका है। इस समय मिल्टन की आयु 124 वर्ष थी। हालांकि उसके शारीरिक कार्य कम नहीं हुए थे और वह 30 वर्ष की आयु की तरह ही था। जिस गति से उसने रक्तरेखा को परिष्कृत किया वह धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। हालांकि वह पहले से ही कई पार्ट सिमुलेशनों से इस स्थिति के बारे में जानता था, लेकिन अब उसे जो शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह पार्ट सिमुलेशनों से प्राप्त कर सकता था। पार्ट सिमुलेशनों में वह रक्तरेखा को लगातार परिष्कृत कर सकता था जब तक कि वह गिर न जाए। वह दिन में 23 घंटे तक रक्तरेखा को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन वास्तव में वह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि वह एक जादूगर था, लेकिन वह एक इंसान भी था, मशीन नहीं। पिताजी, मिल्टन ने अपनी साधना बंद कर दी। ये देखकर ज़ीउस, जो मिल्टन के बगल में था, उसके करीब गया और धीरे से बोला। 50 साल बीत चुके थे। ज़ीउस अब एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके दाढ़ी थी और उसके व्यवहार में बहुत स्थिरता थी। उसकी एक पत्नी और अपना परिवार था और वह आमतौर पर मिल्टन के साथ नहीं रहता था। कल तुम्हारी माँ का स्मारक दिवस है, रात यहीं एस्टेट में रुको, मिल्टन ने धीमे से कहा और उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। फिर वह जल्दी से गायब हो गया। ठीक है पिताजी। ज़ीउस की आंखों में भी दुख के भाव थे। शर्ली की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई और मिल्टन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका।
शर्ली के अंतिम वर्षों में मिल्टन ने पूरे महाद्वीप की तलाश की, लेकिन उसे उसके जीवन को लंबा करने का कोई तरीका नहीं मिला। उसके पास अनगिनत साधना संसाधन थे, लेकिन वे संसाधन लेवल 2 के जादूगर प्रशिक्षु को लेवल 3 के जादूगर प्रशिक्षु के दायरे में नहीं ला सकते थे। अंत में मिल्टन के पास शर्ली को अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन शर्ली का स्मारक दिवस बीत गया। मिल्टन ने जियूस को बुलाया। पिताजी, जियूस, मैं महाद्वीप छोड़ने जा रहा हूँ। मिल्टन के बोलते ही जियूस का चेहरा बदल गया। पिताजी, आप मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं मूल रूप से लिलित महाद्वीप से नहीं हूँ। इस प्रस्थान का मतलब यह नहीं है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम लेवल 3 विजार्ड अप्रेंटिस की सीमा को छू चुके हो, है न? मिल्टन ने अब गंभीर रवैया नहीं अपनाया। इसके बजाय वह हल्की मुस्कान के साथ बोला। जियूस ने सिर हिलाया। अगले ही पल मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके हाथ में एक कंगन दिखाई दिया। उसने कंगन जियूस को सौंप दिया। अंदर की चीजें तुम्हारी साधना को सहारा देने के लिए पर्याप्त होंगी जब तक कि तुम लेवल 1 विजार्ड नहीं बन जाते। इसे वर्षों से तुम पर पर्याप्त ध्यान न देने के लिए मेरा मुआवजा समझो। इसे ले लो। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम एक जादूगर बन चुके होगे। मिल्टन चेनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ब्रेसलेट में मौजूद चीजें लेवल 1 के जादूगर को भी ईर्ष्यालु बना सकती थीं, लेकिन मिल्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वे उसके किसी काम की नहीं थीं। मिल्टन को यकीन नहीं था कि सिम्युलेटर द्वारा बनाई गई ये दुनिया समानांतर ब्रह्मांड का हिस्सा है या पूरी तरह से नकली। लेकिन मिल्टन को इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए उसे कुछ न कुछ पीछे छोड़ना ही था। आखिरकार जियूस उसका बेटा था। अगर ब्लडलाइन सीड समस्याग्रस्त नहीं होता तो मिल्टन उसे जियूस के पास छोड़ देता। आखिरकार सिमुलेशन खत्म होने के बाद सब कुछ गायब हो सकता है। शर्ली वास्तविकता में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन मिल्टन को नहीं पता था कि वास्तव में उसका उससे कोई संबंध होगा या नहीं। वर्तमान मिल्टन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। उसने सिमुलेशन में मौजूद हर चीज को एक वास्तविक सपने की तरह माना। समय बीतता गया और 50 साल और बीत गए। जब मिल्टन के दिमाग में आखिरी व्हाइट रेवन मार्क गायब हो गया तो इसका मतलब था कि उसके अलावा व्हाइट रेवन सोसाइटी में कोई और नहीं बचा था। पिछले कई सालों से उसने व्हाइट रेवन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे और अधिक प्रभाव बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वह दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मिल्टन चेनी ने कॉर्नसी के चारों महाद्वीपों पर कदम रखा था। समय एक चाकू की तरह था और अतीत के जाने पहचाने चेहरे इतिहास बन गए थे। मॉर्टन की मृत्यु हो गई थी और व्हाइट रोज स्कूल अभी भी मौजूद था, लेकिन शिष्य अब सभी अलग थे। जब मिल्टन समुद्र पर खड़े थे और लहरें उनके चारों ओर घूम रही थीं, तो उनकी आंखों में अकेलेपन की झलक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। उनके पास जीने के लिए अभी भी 100 साल थे, लेकिन पिछले कई सालों से वह किसी चीज को लेकर जुनूनी हो गए थे। वर्तमान में वह इस जुनून को तोड़ने के लिए बचे हुए समय का उपयोग करने जा रहा था। समय बीतता गया और इस बार पूरे 100 साल बीत गए। एक अधेड़ उम्र का आदमी क्षय की भावना से भरा हुआ विशालकाय पहिए से उतरा। जमीन पर कदम रखते ही उस आदमी के चेहरे पर हंसी की झलक दिखाई दी। आसपास के किसी भी व्यक्ति ने इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, मानो वह अस्तित्व में ही न हो। कासेन उपमहाद्वीप। जिस क्षण मिल्टन ने अपनी आंखें बंद की, दुनिया टूटे हुए दर्पण की तरह बिखरने लगी। समय पीछे की ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। एक निश्चित क्षण तक मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने सब कुछ इतना अपरिचित था। अपरिचित अपार्टमेंट, अपरिचित कमरा। मैं वापस आ गया हूँ। अपने सामने सब कुछ देखते हुए मिल्टन ने हल्की आह भरते हुए कहा। सच्चे शरीर सिमुलेशन का अंत। क्षेत्र, तकनीक, यादें बरकरार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सैकड़ों वर्षों की यादें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसके पास जो शक्ति थी वह थोड़ी भी कम नहीं हुई। इसके अलावा उसका शरीर शुद्ध हो गया था। उसकी बुढ़ापे के लक्षण गायब हो गए। वर्तमान मिल्टन अब अपने पिछले जीवन के उपन्यासों में पुनर्जन्म वाले पात्रों को समझ सकता था। वर्तमान में उसका पुनर्जन्म हुआ था जब अजनबी विशेषता पैनल फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। वह सिम्युलेटर से एक पंक्ति कहना चाहता था। बाहरी प्लगइन, क्या तुम जानते हो कि मैंने ये सैकड़ों साल कैसे बिताए? नाम, मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 15-5। शारीरिक बनावट 16.2। नाइट क्षेत्र, ग्रैंड नाइट। आध्यात्मिक जादूगर क्षेत्र, लेवल 1 जादूगर। ब्लडलाइन जादूगर क्षेत्र, लेवल 1 जादूगर। श्वास तकनीक, गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट। ध्यान तकनीक, ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक परफेक्ट। नाइट कौशल जे। आध्यात्मिक जादू, सत्य की आंख पहली अंगूठी। डार्क फ्लेम तकनीक पहली अंगूठी। हीलिंग लाइट पहली अंगूठी। ब्लडलाइन जादू, रैवन झुंड पहली अंगूठी। व्हाइट रैवन मार्क पहली अंगूठी। अपने सामने पैनल पर नजर डालने के बाद मिल्टन ने एक विचार के साथ इसे बंद कर दिया। भले ही उसका शरीर अब बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन के उतार चढ़ाव को दूर करना आसान नहीं था।
वर्तमान में उसे समायोजित होने के लिए कुछ समय चाहिए था। अध्याय 107 98 स्वचालित सुरक्षा के साथ अनुभव औषधि और डार्क स्टार मैजिक बैंड। सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। समय तेजी से बीत गया, एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया। मिल्टन चेनी, जो फेन सिटी में घूम रहे थे, अपने अपार्टमेंट में वापस आ गए। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, वास्तविक शरीर सिमुलेशन का अनुभव उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा अपमानजनक था। यह न केवल उनके दायरे और तकनीक के संवर्धन में परिलक्षित हुआ, जबकि सिम्युलेटर के प्रभाव में उनका शरीर अपनी युवावस्था में लौट आया था, उनकी मनोवैज्ञानिक उम्र परिवर्तित रही, मानो वे सदियों पुराने हों। आखिरकार, वास्तविक शरीर सिमुलेशन में दुनिया वास्तविकता से अलग नहीं थी, ये बहुत यथार्थवादी थी। इसलिए इसका नतीजा ये हुआ कि सिमुलेशन में उनके 100 साल के अनुभव उनके दिमाग में छा गए। हालांकि यह अनुभव निश्चित रूप से एक बड़ी दौलत है, लेकिन अब यह उन्हें किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं देता। जैसे ही मिल्टन चेनी अपनी यादों में खो गए, उनके दिमाग में एक जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ गूंजी। होस्ट की मानसिक असामान्यता का पता चला, सिम्युलेटर की स्वचालित सुरक्षा कार्यक्षमता सक्रिय हो गई। जिस क्षण यांत्रिक आवाज़ गूंजी, मिल्टन चेनी ने सहज रूप से अपना सिर उठाया। एक पल में उनका दिमाग हवा के झोंके की तरह बह रहा था, ताज़ा और आरामदायक महसूस कर रहा था। मिल्टन चेनी ने सिम्युलेटर की सुरक्षात्मक कार्यक्षमता द्वारा लाए गए बदलाव को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले पल, जब मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी निगाह में उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। सिम्युलेटर में यह फंक्शन भी है। मिल्टन चेनी थोड़ा हैरान हुए। सदियों की यादें अभी भी मौजूद थीं, लेकिन सिम्युलेटर ने जिस तरह से रहना था, उसे बदल दिया था। उन्हें अब हर चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। यह एहसास बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई लंबी फिल्म देखी हो, जिसमें वह नायक था और फिल्म में जो कुछ भी हुआ वह उसके दिमाग में साफ साफ छपा हुआ था। यह एहसास पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि मिल्टन चेनी को अभी भी भविष्य की शताब्दियों के बारे में कुछ बातें पता थीं, लेकिन ये बातें पहले व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में बदल गई थीं। आप किसी फिल्म से भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा किसी फिल्म से भावनात्मक रूप से उत्तेजित नहीं हो सकते। अब मिल्टन चेनी को ऐसा ही महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि वे अचानक बहुत ज़्यादा वाउंस हो गए हैं, जो न केवल उनकी शारीरिक उम्र में बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक उम्र में भी झलक रहा था। समय के साथ सिम्युलेटर का स्वचालित सुरक्षा फंक्शन आया। अगर उनके पास ये फंक्शन नहीं होता, तो भविष्य में मिल्टन को वास्तविक शरीर सिमुलेशन से निपटने में बहुत सावधान रहना पड़ता। आखिरकार, उनके दायरे के बढ़ने और उनके जीवन काल में वृद्धि के साथ उनका सिमुलेक्रम लंबे समय तक जीवित रहेगा। अगर वे कई बार ऐसा करते, तो मिल्टन चेनी शायद इसे संभाल नहीं पाते। अब जब सिम्युलेटर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता था, तो उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी। भविष्य में यदि वास्तविक शरीर अनुकरण हुआ, तो मिल्टन चेनी इसे ऐसे ही मानेंगे जैसे कि उन्होंने कोई फिल्म देखी हो। स्वचालित सुरक्षा सक्षम करने के बाद मिल्टन चेनी को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि उपन्यासों में जो लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे और फिर पुनर्जन्म से लौटे, वे इसे कैसे संभाल पाए। वह लगभग इस एक बार से अपनी गति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाए। यदि सिम्युलेटर नहीं होता, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें अपनी मानसिकता को समायोजित करने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिम्युलेटर में सिमुलेशन के अलावा अन्य कार्य भी हैं। मिल्टन चेनी अच्छे मूड में थे। उन्होंने वास्तविक शरीर अनुकरण से बहुत कुछ सीखा था और सिम्युलेटर के एक छिपे हुए कार्य की भी खोज की थी। अगले ही पल, जैसे ही मिल्टन चेनी उच्च आत्माओं में थे, उन्होंने कुछ महसूस किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। पीले रंग के लबादे में एक युवक दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ नीचे किया, जो दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार था। मिल्टन चेनी को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। सोसाइटी मास्टर ने वाकई अपने नाम के अनुरूप काम किया। उसका स्वभाव बार बार बदलता रहता था, लेकिन अगले ही पल उसने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, कोलन द्वीप पर गए समूह का एक हिस्सा वापस आ गया है और वे बहुत सारी उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। यदि व्हाइट रेवन सोसाइटी को बाहर की ओर विस्तार करना था, तो वे कोलन द्वीप से निपटने से बच नहीं सकते थे। फेन द्वीप के सबसे नज़दीकी द्वीप होने के कारण कोलन द्वीप फेन द्वीप से थोड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आखिरकार, दोनों कौनसी महाद्वीप के छोटे परिधीय द्वीप थे। कोलन द्वीप पर गए लोगों को कुछ समय के लिए चुप रहने दें, योजना जल्दी में नहीं है, मिल्टन चेनी ने कहा, और बोलते समय कोलन द्वीप के बारे में जानकारी उनके दिमाग में उमड़ पड़ी। एक द्वीप के रूप में जहां उन्होंने वास्तविक शरीर सिमुलेशन में दशकों बिताए थे और व्हाइट रेवन सोसाइटी का आधार, मिल्टन चेनी कोलन द्वीप से फेन द्वीप की तुलना में अधिक परिचित थे। मिल्टन चेनी के शब्दों पर साइमन रेवन ने सिर हिलाया। वर्तमान व्हाइट रेवन सोसाइटी तेजी से विकसित हो रही थी और वास्तव में किसी भी परेशानी का कारण बनने की आवश्यकता नहीं थी।
साइमन रेवन सम्मानपूर्वक चले गए, जबकि मिल्टन चेनी गहरी सोच में डूबे रहे। सदियों की स्मृति ने मिल्टन चेनी को कई ऐसी बातें जानने की अनुमति दी जो अन्य लोग नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए, कोलन द्वीप पर एक गुप्त क्षेत्र था जिसे अभी तक खोजा नहीं गया था। उस क्षेत्र के अंदर ऐसी चीजें थीं जो मिल्टन चेनी को दिलचस्प लगीं। सिमुलेशन में गुप्त क्षेत्र पर अंततः रेडियंट अकादमी का एकाधिकार था। हालांकि वास्तव में मिल्टन चेनी रेडियंट अकादमी को मौका नहीं देंगे। इस गुप्त क्षेत्र के अलावा मिल्टन चेनी कई अन्य चीजों को रोक सकता था जो दूसरों को अभी तक नहीं पता थी, लेकिन केवल वही जानता था। मिल्टन चेनी, जिनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, ने पहले गुप्त क्षेत्र में मौजूद चीजों पर अपना हाथ डालने का फैसला किया। जैसे ही उसने ये कहा, उसने वैसा ही किया। मिल्टन चेनी अपार्टमेंट से चले गए और गायब हो गए। कई दिनों बाद कोलन द्वीप पर एक छोटा सा जलडमरू मध्य धमाका। मिल्टन चेनी ने अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति को बुलाया, जिससे काफी हलचल मच गई। समुद्र की लहरें गरज उठीं और मिल्टन चेनी के सामने एक भ्रामक सर्पिल द्वार दिखाई दिया। मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और रहस्यवादी क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया। जिस क्षण वह अंदर गया, उसके सामने का दृश्य बदल गया। जलडमरू मध्य गायब हो गया, उसकी जगह एक विशाल मैदान आ गया। फर्स्ट रिंग मैजिक आई ऑफ ट्रूथ। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने रहस्यवादी क्षेत्र के ऊपर तैरती हुई एक आंख बनाई। अपनी आंखें बंद करके रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में साकार हो रहा था। एक पल के बाद मिल्टन ने आध्यात्मिक आंख वापस ले ली। मिल्टन का शरीर कौवों के झुंड में बदल गया, जो बिखर गए और सभी दिशाओं में उड़ गए। जल्द ही एक सफेद कौवा एक पत्थर की मूर्ति के सामने उतरा और वापस मिल्टन में बदल गया। मिल्टन ने अपनी नज़र अपने सामने की मूर्ति पर घुमाई, आगे बढ़कर मूर्ति को धीरे से थपथपाया। जिस क्षण उसने उसे छुआ, मूर्ति धूल में बदल गई और हवा में बिखर गई। मूर्ति के मूल स्थान से एक लाल रत्न गिरा। मिल्टन ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और स्थानिक कुंजी में संग्रहित कर दिया। एक पल में वह गायब हो गया और फिर कहीं और प्रकट हुआ। एक और मूर्ति, वही तरीका, और इस तरह मिल्टन ने कुल 4 लाल रत्न एकत्र किए। लाल रत्न स्वाभाविक रूप से टोटेम का हृदय थे। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में लेवल एक आध्यात्मिक जादूगर बनने के लिए उन्हें जिन प्रमुख वस्तुओं की आवश्यकता थी, उनमें से एक टोटेम के हृदय का उपयोग केवल हाफ विजार्ड पोशन बनाने के लिए नहीं है, और कई लोग इस फंक्शन के बारे में भी नहीं जानते हैं। टोटेम हॉट का सबसे प्रसिद्ध उपयोग जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। हाँ, ये पहली बार में बहुत खास नहीं लग सकता है। हालांकि मुख्य बात यह है कि टोटेम हॉट जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति को बलपूर्वक बढ़ाता है, और यह बिना किसी दुष्प्रभाव के ऐसा करता है। आपकी योग्यता चाहे जो भी हो, चाहे आप जादूगर प्रशिक्षु हो या लेवल 1 जादूगर, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए टोटेम हॉट पर भरोसा कर सकते हैं। यह आइटम कुछ हद तक मिल्टन द्वारा अपने पिछले जीवन में खेले गए खेल में अनुभव औषधि के समान है। कोई इसे वैकल्पिक अनुभव औषधि कह सकता है। टोटेम हॉट की हाफ विजार्ड पोशन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता को भी इस प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। टोटेम हॉट दूसरों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन मिल्टन के लिए यह अलग है। वह सिमुलेशन के माध्यम से टोटेम हॉट के लाभों का पूरा उपयोग कर सकता है। एक सिमुलेशन में 4 टोटेम हार्ट्स प्राप्त हुए, 10 में 40। जब तक असली मिल्टन टोटेम हॉट का उपयोग नहीं करता, तब तक वह सिम्युलेटर से बार बार इसका फायदा उठा सकता था। ये बहुत आसान है। क्या ये दूरदर्शिता का लाभ है? मिल्टन ने 4 टोटेम हार्ट्स को स्थानिक कुंजी में संग्रहित करते समय थोड़ी आह भरी। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उसे केवल एक टोटेम हॉट प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने डार्क रेवन प्लान की योजना भी पहले से बना ली थी, और अंत में वह केवल एक प्राप्त करने में सफल रहा। वास्तव में उसने बिना किसी प्रयास के 4 टोटेम हार्ट्स प्राप्त किए। दोनों के बीच अंतर केवल एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन था। इसके अलावा मिल्टन के दिमाग में केवल टोटेम हॉट से कहीं अधिक है। कौन-सी कॉन्टिनेंट अनदेखे खजानों से भरा हुआ है, जिनमें से कई मिल्टन को ज्ञात थे। वह रहस्यवादी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने का इरादा नहीं रखता था। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए टोटेम का दिल ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसे वह छीनना चाहता था। अगले ही पल मिल्टन की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। रहस्यवादी क्षेत्र के बाहर मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस भ्रामक भंवर द्वार को तोड़ दिया जो अभी भी मौजूद था। क्रिसेंट बे, कोलन द्वीप। मिल्टन ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय किया, अपने शरीर पर गीले कपड़े सुखाए। उसके हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की छड़ी थी। छड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी, मिल्टन के हाथ में भारी लग रही थी। अगले ही पल उसने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति जुटाई। आध्यात्मिक शक्ति छड़ी में बह गई, उसे साफ कर दिया। छड़ी से एक चीख निकली, लेकिन मिल्टन ने मानो उसे सुना ही न हो, अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीख कम होती गई।
मूल रूप से भूरे रंग की छड़ी धीरे धीरे काले रंग में बदल गई और छड़ी के चारों ओर कई पैटर्न उभर आए। डार्क स्टार मैजिक वैंड, मिल्टन ने खुद से कहा, उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। अभी अभी की चीख के बारे में उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये सिर्फ एक क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक विचार था जो मिल्टन की दिलचस्पी जगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वाकई एक अच्छी चीज़। सिमुलेशन में भी मिल्टन ने केवल इस जादुई उपकरण के बारे में सुना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रेडिएंट अकादमी ने अंततः इस उपकरण को हासिल कर लिया है, तो उन्होंने व्हाइट रेवन सदस्यों से सबसे विस्तृत जानकारी की जांच करवाई। यह एक लेवल 2 जादुई उपकरण था, एक छड़ी प्रकार का उपकरण जो जादू की शक्ति को बढ़ाता था। इसके अलावा इस पर सेकंड रिंग मैजिक डार्क स्टार अंकित था। ये कहा जा सकता है कि यह अब मिल्टन के पास सबसे मूल्यवान चीज़ है। मिल्टन ने डार्क स्टार मैजिक वैंड को और करीब से देखा और फिर वैंड को स्थानिक कुंजी में संग्रहित किया। यह विश्वास करना कठिन था कि कोलन द्वीप जैसे छोटे से द्वीप पर इतने सारे खजाने मिल सकते हैं जो जादूगरों को भी ईर्ष्यालु बना देंगे। टेक्स्ट सिमुलेशन का वार्षिक आउटपुट कुछ पैराग्राफ तक सीमित था, सभी मिल्टन के प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य से। इसलिए चाहे उसने कितनी भी बार टेक्स्ट सिमुलेशन का अनुभव किया हो, वह उन विवरणों से अनजान रहेगा जिनके बारे में उसे पहले से पता नहीं था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन अलग था, जो एक व्यापक और विस्तृत अनुभव प्रदान करता था। अगर मिल्टन ने ट्रू बॉडी सिमुलेशन का अनुभव नहीं किया होता, तो वह छोटे कोलन द्वीप पर छिपे खजाने की संख्या की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोलन द्वीप की यह यात्रा भरपूर पुरस्कार लेकर आए। अध्याय 108, 108, 99, बेनी, और कई महीने बाद सदस्यता के लिए अनुरोध। अनुवादक 54,96,90,339। अंधेरे में डूबा कोलन द्वीप शांत और शांत था। इस समय कोलन द्वीप के एक अज्ञात हिस्से में बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने परिवेश की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने राहत की सांस ली, भावनाओं के रोलर कोस्टर को महसूस करते हुए। वह राक्षस कहाँ से आया? उसका आराम का एहसास लंबे समय तक नहीं रहा, जब अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बुलाई गई, जो तेजी से उससे बाहर की ओर फैल गई। पहला रिंग मैजिक सोल लाइट कर्टेन। एक हल्की सुनहरी रोशनी ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर को ढक लिया। बूम! एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे लाइट स्क्रीन हिंसक रूप से हिलने लगी और फिर शांत हो गई। साथ ही पलक झपकते ही अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में एक जादुई डिस्क दिखाई दी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के प्रकटीकरण ने उसके रूप को उसके मूल स्थान से गायब कर दिया। मिल्टन चेनी बिना किसी चेहरे के भाव दिखाए किनारे पर खड़े थे, वे भी उसी स्थान से गायब हो गए। कोलन द्वीप, एक अज्ञात स्थान पर बेनी बेयर अचानक प्रकट हुए। उनका चेहरा कुछ खट्टा था। उन्होंने अपने दांतों के बीच के अंतराल को चाटा, उनके मुंह में खून का स्वाद उनके दिमाग में कुछ स्पष्टता लाया। उन्होंने सहज रूप से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। लेकिन इस बार उन्होंने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि उनकी आखिरी टेलीपोर्टेशन डिस्क का इस्तेमाल किया जा चुका था। उनका वर्तमान स्व अगर मिल भी जाता तो बच नहीं पाता। रेडिएंट अकादमी, उद्धरण चिन्ह। बेनी ने खुद से कहा। उनकी आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। उसके दिल में डर की तुलना में इस समय उसका दिमाग मुख्य रूप से घबराहट से भरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि उसने रेडिएंट अकादमी के लोगों का ध्यान क्यों आकर्षित किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चला हो कि उसने बहुत पहले उनके एक छात्र को मार दिया था? लेकिन वह बहुत दूर की बात थी। वे कुछ दशकों तक इंतजार नहीं करेंगे और अचानक अपने छात्र का बदला लेना चाहेंगे। इसके अलावा एक सम्मानित स्तर एक जादूगर के रूप में रेडिएंट अकादमी एक प्रशिक्षु जादूगर के लिए उससे परेशानी की तलाश करेगी जो मर गया। ये बहुत ही असंभव लग रहा था, विशेष रूप से ये देखते हुए कि रेडिएंट अकादमी के जादूगर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लाभ के जल्दी नहीं उठते। वे एक जादूगर के प्रशिक्षु के लिए एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। इस कारण के अलावा वह किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था जिससे वह रेडिएंट अकादमी को नाराज कर सकता था। उसका दिल सवालों और पहेलियों से भरा हुआ था जिन्हें वह हल नहीं कर सकता था, लेकिन स्पष्ट रूप से अब कोई भी उसके लिए उनका उत्तर नहीं दे सकता था। उसने अपनी जेब से एक जादुई औषधि निकाली और उसे एक घूंट में पी लिया, जिससे उसकी कुछ शक्ति वापस आ गई। धीरे धीरे बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया। अपने आसपास के अंतिम निरीक्षण के बाद बेनी ने अपने आध्यात्मिक सागर से बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का हर अंश बुलाया। पहला रिंग मैजिक विंड वॉक। उसका शरीर एक बवंडर में बदल गया और जल्दी से उस क्षेत्र से गायब हो गया। इस बिंदु पर उसे परवाह नहीं थी कि रेडिएंट अकादमी के लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे। वह जानता था कि उसे कोलन के इस शापित द्वीप से बाहर निकलना होगा। जब वह बाहर निकला तो उसे लगा कि वह फिर कभी वापस नहीं आएगा।
जबकि वह अभी भी अनिश्चित था कि रेडियंट अकादमी के लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे। कौनसी कॉन्टिनेंट आखिरकार रेडियंट अकादमी के नियंत्रण में था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई खास दूरी तक उड़ पाता, उसकी दृष्टि अचानक एक व्यक्ति की छाया पर टिक गई। फिर से बेनी ने दांत पीसते हुए तुरंत दिशा बदल ली, लेकिन उससे भी तेज मिल्टन चेनी था, जो पलक झपकते ही उसके सामने प्रकट हो गया। मिल्टन को देखकर जो अप्रत्याशित रूप से उसके सामने प्रकट हुआ, बेनी की आंखों में निराशा भर गई। अब तक उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो रही थी। उसकी अधिकांश उपयोगी क्षमताएं केवल जीरो रिंग मैजिक की थीं, लेकिन ये जीरो रिंग मैजिक तकनीकें उस भयावह स्थिति को बदलने वाली नहीं थीं। अब उसकी मृत्यु अपरिहार्य हो गई थी। बेनी, जो एक असामान्य प्रतिभा और प्रथम श्रेणी के जादूगर की योग्यता से धन्य था, जो 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही लेवल 1 जादूगर बन गया था, जब वह ऐसी अस्पष्ट स्थिति का सामना कर रहा था तो उसका दिल रेडियंट अकादमी के प्रति घृणा से भर गया था। काश उसे तब पता होता कि जब वह लेवल 1 जादूगर बन गया था तो वह उन सभी को मार डालता। अपना प्रतिरोध छोड़ दो, अपना आध्यात्मिक सागर छोड़ दो और मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। जैसे ही बेनी ने साहपूर्वक मौत का सामना करने का फैसला किया, उसके सामने मिल्टन बोला। स्वर उदासीन था, मानो बातचीत एक सामान्य बातचीत थी। ये शब्द सुनकर बेनी की आंखों में आशा की एक किरण चमकी, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब हो गई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनूं? वह बेनी, जो असाधारण प्रतिभा और प्रथम श्रेणी के जादूगर योग्यता से धन्य है, जो 100 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले लेवल 1 जादूगर बन गया, संभवतः किसी का पालतू कुत्ता कैसे बन सकता है? वह अपने आध्यात्मिक सागर को खोलने के निहितार्थों को पूरी तरह से समझता था। इस आदमी की शक्ति के सामने आध्यात्मिक सागर को खोलना उसके सामने वाले व्यक्ति को अपना जीवन देने के बराबर था। असंभव, बिल्कुल असंभव। क्या ये हो सकता है? ठीक है। बेनी ने एक दृढ़ निर्णय लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आध्यात्मिक सागर को पूरी तरह से खोल दिया। कुछ सोच समझकर विचार करने के बाद, जिसके लिए वास्तव में बस एक सेकंड लगा, बेनी ने अपने आध्यात्मिक सागर को खोलने का फैसला किया। जीना अधिक महत्वपूर्ण था। वह किसी का कुत्ता हो सकता था। कुत्ता बनना इतना बुरा नहीं था जब तक वह कम से कम जीवित रह सकता था, है न? आखिरकार जीना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब आप मर जाते हैं तो सब कुछ खो जाता है। उसने लेवल 1 जादूगर बनने के लिए लगभग 100 साल बिताए, और ऐसा इसलिए नहीं था कि वह जमीन में दफन हो जाए। इसके अलावा उसके सामने वाला आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह सबसे शक्तिशाली लेवल 1 जादूगर था जिसे बेनी ने कभी देखा था। उसका कुत्ता होने में कुछ भी बुरा नहीं था। बेनी लगातार खुद का ब्रेन वॉश करता रहता था। बेनी की हरकतों को देखते हुए मिल्टन की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, मिल्टन चेनी कभी भी बेनी को मारने की योजना नहीं बना रहा था। बेनी को मारने से कोई लाभ नहीं होगा और कोलन द्वीप पर व्हाइट रेवन सोसाइटी के नियंत्रण में कोई योगदान नहीं होगा। इसके अलावा बेनी एक अनोखा व्यक्ति था। चेनी ने सिमुलेशन में यह पता लगा लिया था। सिमुलेशन में व्हाइट रेवन सोसाइटी द्वारा कोलन द्वीप को इतनी आसानी से नियंत्रित करने का मुख्य कारण यह था कि बेनी ने उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा चेनी को एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी, बेनी बस भाग गया। बेनी ने भागने से पहले व्हाइट रेवन सोसाइटी की ताकत का आकलन करने की भी जहमत नहीं उठाई, एक पल के लिए भी नहीं रुका। आखिरकार कोलन द्वीप उसका क्षेत्र था जहां उसने दशकों बिताए थे। हालांकि जब व्हाइट रेवन सोसाइटी पहुंची तो बेनी बस गायब हो गया। इसके बाद चेनी ने बेनी के ठिकाने की जांच करने की कोशिश की। वह कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन वह खुद उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया। बेनी अत्यधिक प्रतिभाशाली था और जीवित रहने की क्षमता रखता था। जब तक चेनी ने कौनसी कॉन्टिनेंट छोड़ा, तब तक बेनी लेवल 2 विजार्ड भी बन चुका था। चूंकि बेनी बहुत सहयोगी था, इसलिए चेनी को आगे बढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने तेजी से व्हाइट रेवन मार्क को बेनी के आध्यात्मिक सागर और उसके वंश में अंकित कर दिया। इन दोहरी छापों के साथ बेनी कभी भी चेनी के नियंत्रण से बच नहीं सकता था जब तक कि वह अपना शरीर न बदल ले, भले ही वह लेवल 2 का जादूगर बन जाए। भगवान, बेनी ने अपनी नई स्थिति को तेजी से अपनाया। चेनी ने सिर हिलाया और बेनी को व्हाइट रेवन सोसाइटी के मामलों के बारे में बताया। फिर उन्होंने कोलन द्वीप का नियंत्रण बेनी को सौंप दिया। दक्षता के मामले में एक व्यक्ति को वश में करके एक द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करना बेजोड़ था। व्हाइट रेवन सोसाइटी को धीरे धीरे कोलन द्वीप को नष्ट करने देना सीधे नियंत्रण लेने से कहीं कम कुशल था। मैं समझता हूँ, सोसाइटी मास्टर। बेनी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और बोला। चूंकि वह पहले से ही व्हाइट रेवन सोसाइटी का हिस्सा था और इसका विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे अपनाने का फैसला किया। बेनी का मानना था कि उसका भविष्य अभी भी उज्ज्वल है। सोसाइटी मास्टर के अलावा वह व्हाइट रेवन सोसाइटी में एकमात्र लेवल 1 विजार्ड था। सोसाइटी मास्टर की क्षमताओं को देखते हुए व्हाइट रेवन सोसाइटी का भविष्य निश्चित रूप से आशाजनक था।
तब तक उसे सोसाइटी का एक बड़ा सदस्य भी माना जा सकता था। ऊर्जावान बेनी को देखकर चेनी ने और कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। बेनी ने दशकों तक कोलन द्वीप को नियंत्रित किया था और उसे इस पहलू के बारे में किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं थी। कई महीने बाद सोसाइटी मास्टर, खबर मिल गई है। 6 महीने पहले वायलट महाद्वीप में लेवल 3 विजार्ड स्तर का खजाना खोजा गया है। ये खबर धीरे धीरे हमारे कौनसी महाद्वीप तक फैल गई है। चेनी के सामने बोल रहा सफ़ेद लबादा पहने आदमी अपनी इच्छा को छिपा नहीं सका। आखिरकार ये लेवल 3 विजार्ड का खजाना था जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा सकता था। अगर खजाना मूल रूप से चेनी का नहीं होता तो शायद उसकी भी यही प्रतिक्रिया होती। ये सुनकर चेनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह अच्छी तरह जानता था कि लेवल 3 विजार्ड के खजाने के बारे में खबर को छिपाया नहीं जा सकता। अगर व्हाइट टॉवर के लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो ये समझ में आता है कि वे खबर फैलाएंगे। लेकिन अब चेनी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि लेवल 3 विजार्ड का खजाना अब उससे जुड़ा नहीं था। लेवल 3 विजार्ड का खजाना चेनी का था, लेकिन इसका व्हाइट रेवन सोसाइटी के सोसाइटी मास्टर से क्या लेना देना था। इस पर ध्यान मत दो। अगर शहर में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे दबा दो, चेनी ने कहा। सिमुलेशन में आग को हवा देने के अपने फैसले के विपरीत उसे नहीं लगता था कि यह वास्तव में आवश्यक था। इस खबर को गुप्त नहीं रखा जा सकता था और अनिवार्य रूप से लीक हो जाएगी। हालांकि उस सिमुलेशन की तुलना में जहां चेनी ने खुद खबर फैलाने में मदद की थी, वास्तविकता में खबर का प्रसार धीमा था। रेडियंट अकादमी के लोगों के बारे में क्या? सोसाइटी मास्टर, रेडियंट अकादमी के लोग चले गए हैं। रेड रेवन ने सभी जादुई पत्थर सौंप दिए हैं, जैसा कि हमने सहमति व्यक्त की थी। चेनी ने सिर हिलाया। वर्तमान रेडियंट अकादमी उतनी लापरवाह नहीं थी जितनी कि सिमुलेशन में थी। इस साल उन्होंने जितने जादुई पत्थरों की मांग की वह पिछले साल से ज्यादा नहीं थी, बल्कि थोड़ी कम थी। लेकिन एक बार जब व्हाइट रेवन सोसाइटी तेजी से विकसित होने लगी तो रेडियंट अकादमी की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। चेनी ने अपना हाथ हिलाकर सफ़ेद लबादे वाले आदमी को वापस जाने का संकेत दिया। सफ़ेद लबादे वाला आदमी विधिवत चला गया और चेनी को अपार्टमेंट में अकेला छोड़ गया। कुछ ही महीनों में व्हाइट रेवन सोसाइटी का प्रभाव फेन द्वीप के आसपास के 2 छोटे द्वीपों तक फैल गया। इन 2 द्वीपों में से कोलन द्वीप पहले ही चेनी के हाथों में आ चुका था। जहां तक शेष द्वीप को नियंत्रित करने की बात है तो अब बहुत समय नहीं लगेगा। वास्तविकता में व्हाइट रेवन सोसाइटी का विकास सिमुलेशन की तुलना में बहुत तेज था। अब व्हाइट रेवन सोसाइटी को सक्रिय रूप से सदस्यों की भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनसे जुड़ना चाहते थे। हालांकि इस समय चेनी इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें कासेन महाद्वीप की यात्रा करनी चाहिए। वास्तविक शरीर सिमुलेशन में उन्हें आखिरकार कासेन महाद्वीप में वापस जाने का रास्ता मिल गया था। हालांकि वापसी की यात्रा कुछ महीनों का मामला नहीं थी। टेक्स्ट सिमुलेशन में उनकी सबसे तेज यात्रा में कुल 3 साल लगे थे। अगर उन्हें फिर से लौटना होता तो पूरी यात्रा में कुल 6 साल लगते। कौन सागर के समुद्री क्षेत्र और कासेन महाद्वीप के समुद्री क्षेत्र के बीच 2 पूरे महाद्वीप थे। फिर भी क्योंकि चेनी ने एक विशाल जहाज से यात्रा करने के बजाय समुद्री क्षेत्रों को शारीरिक रूप से पार करना चुना था, इसलिए यात्रा प्रबंधनीय थी। अगर वह इसके बजाय एक जहाज लेता तो भी 10 साल का समय पर्याप्त नहीं होता। ये बहुत लंबा समय था, इसलिए चेनी केवल इस पर विचार कर रहे थे और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। अंत में चेनी ने कासेन महाद्वीप पर लौटने के विचार को अस्थायी रूप से अलग रखने का फैसला किया। बेशक उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया था, उन्होंने बस योजना को स्थगित कर दिया था। जहां तक वापस जाने का सवाल है, एक बार जब वह लेवल 2 विजार्ड बन गया तो वह निश्चित रूप से यात्रा करेगा। अध्याय 109 100 विशेष जादू योग्यता और 3 द्वीपों को नियंत्रित करना। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। आयु 185। आपके वंश को परिष्कृत करने की गति लगातार धीमी होती जाती है, इसलिए आप वंश को परिष्कृत करना छोड़ देते हैं और ध्यान तकनीक का अभ्यास करने लगते हैं। आयु 190। साधना की धीमी गति आपको थोड़ा चिंतित करती है, लेकिन आप निराश नहीं होते क्योंकि आपकी साजिश जारी रहती है। उसी वर्ष आपके सबसे बड़े बेटे ज़्यूस वेस्ले का निधन हो गया। उम्र 195। आप अपने परिवार और व्हाइट रेवन सोसाइटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्तरेखा को परिष्कृत करना और ध्यान तकनीक का अभ्यास करना बंद कर देते हैं। उम्र 200। आप व्हाइट रेवन सोसाइटी के परिवार के कुलपति और सोसाइटी मास्टर के पदों को अपने अपने पोते को सौंप देते हैं और धैर्यपूर्वक अंत की प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए कि आपका समय कम है। उम्र 205। 5 साल बीत चुके हैं और अभी भी कोई खबर नहीं है। उम्र 210। आपके लिए प्रतीक्षा लंबी है, लेकिन यह एक तरह की आशा भी है। उम्र 215। 1 और 5 साल, 100 साल की प्रतीक्षा अंततः कोई फल नहीं देती है, लेकिन आप अभी भी आशा की एक किरण को संजोए हुए हैं।
उम्र 220। अंत में आपका प्रत्यक्ष वंशज ब्रोफेन वेस्ले शुद्ध पीले टॉवर से कभी वापस नहीं लौटा और आपकी उम्मीदें पूरी तरह से धराशायी हो गईं। आप इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। उम्र 225। आपकी छिपी हुई चोटें उभर आती हैं और आप मर जाते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। रिटेन रियल्म या रिटेन तकनीक। रिटेन रियल्म। एक ही विचार से मिल्टन चेनी का पूरा शरीर खून से भर जाता है। एक पल के बाद मिल्टन चेनी का शरीर शांत हो जाता है। इस समय मिल्टन चेनी ब्लडलाइन पाथ में लेवल 2 ब्लड विजार्ड बनने के एक कदम और करीब था। बहुत बुरा, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। चेनी के बेहतर होने के बावजूद उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसके चेहरे पर बेबसी की झलक दिखाई दी, क्योंकि टेक्स्ट सिमुलेशन में उसकी 100 साल की साजिश एक बार फिर बेकार साबित हुई। जब से वह लेवल 1 विजार्ड बना है, तब से उसने अपने भविष्य पर विचार करना शुरू कर दिया है। उसकी व्हाइट ड्रैगन रक्तरेखा उसे लेवल 2 ब्लड विजार्ड बनने में मदद कर सकती है, लेकिन लेवल 2 ब्लड विजार्ड बनने के बाद क्या होगा? लेकिन जैसे ही वह लेवल 2 विजार्ड बन जाता है, भले ही उसके पास सिम्युलेटर हो, वह लेवल 3 विजार्ड नहीं बन सकता है अगर वह केवल अपने ब्लडलाइन को बलपूर्वक परिष्कृत करता है। व्हाइट ड्रैगन रक्तरेखा की क्षमता सीमित थी, यहाँ तक कि व्हाइट ड्रैगन रक्तरेखा के मूल गुरु भी केवल लेवल 3 विजार्ड की स्थिति तक ही पहुंच पाए थे। जब तक मिल्टन चेनी ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक और असली व्हाइट ड्रैगन को अपने पास नहीं रख लेते। अन्यथा लेवल 2 ब्लड विजार्ड बनने के बाद उसके पास कोई और उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक प्रणाली के लिए भी यही सच है। भले ही प्रत्येक सिमुलेशन ने उसे कुछ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए 4 टोटेम हार्ट्स प्रदान किए, लेकिन ये अपग्रेड बहुत छोटे और धीमे थे। इसके अलावा लेवल 1 विजार्ड बनने के बाद ब्लैक टॉवर मेडिटेशन तकनीक अप्रभावी हो गई। ब्लैक टॉवर मेडिटेशन विजार्ड प्रशिक्षुओं की साधना के लिए था, लेवल 1 विजार्ड के लिए नहीं। उसे एक उन्नत ध्यान तकनीक खोजने की जरूरत है जो उसे साधना जारी रखने में सहायता कर सके। वास्तव में, अगर कोई उन्नत ध्यान तकनीक मिल जाए जो केवल लेवल 2 विजार्ड तक साधना का समर्थन करती है, तो मिल्टन चेनी के पास पहले से ही ये थी। या कोई यह कह सकता है कि उसने इसे ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान प्राप्त किया। आखिरकार, ट्रू बॉडी सिमुलेशन के सैकड़ों वर्षों के साथ मिल्टन चेनी ने स्वाभाविक रूप से कई लाभ प्राप्त किए। लेकिन मिल्टन चेनी इससे संतुष्ट नहीं थे। वह एक ऐसी ध्यान तकनीक खोजना चाहते थे जो उन्हें लेवल 4 या लेवल 5 विजार्ड तक साधना करने की अनुमति दे। असली विजार्ड बनने के बाद हर बार ध्यान तकनीक बदलना एक मुश्किल काम है। हालांकि मिल्टन चेनी के लिए, जिनके पास एक सिम्युलेटर है, ध्यान तकनीक बदलना मुश्किल नहीं है। एक एकल सिमुलेशन उसे एक नई ध्यान तकनीक में संक्रमण को पूर्ण करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। उसके रक्तरेखा जादूगपथ या उसके आध्यात्मिक जादूगपथ के भविष्य के बावजूद एक संगठन इन सभी को संतुष्ट कर सकता है, और यह संगठन मिल्टन चेनी के लिए कोई अजनबी नहीं है। शुद्ध पीला टॉवर। हाँ, ये शुद्ध पीला टॉवर है जो मिल्टन चेनी के सिमुलेशन में कई बार दिखाई दिया है। शुद्ध पीला टॉवर की शक्ति को जानने के बाद से मिल्टन चेनी ने लगभग हर सिमुलेशन में रक्तरेखा जादूगपथ का अभ्यास करते हुए शुद्ध पीला टॉवर में शामिल होने का प्रयास किया है। यह उनके पार्ट सिमुलेशन में काफी हद तक एक मिशन बन गया है। हालांकि इस मिशन के लिए जब मिल्टन चेनी एक स्तर 1 जादूगर बन गया था, तब से लेकर अब तक एक दोहरी खेती स्तर 1 जादूगर बन गया है। दर्जनों सिमुलेशन बीत चुके हैं और वह एक बार भी शुद्ध पीला टॉवर में शामिल नहीं हो पाया है। मिल्टन चेनी ने सोचा कि ब्लडलाइन पाथ और स्पिरिचुअल सिस्टम के दोहरे साधक बनने के बाद उनके पास प्योर येलो टॉवर में शामिल होने का मौका है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह बहुत ज्यादा आशावादी थे। प्योर येलो टॉवर ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। ये सिमुलेशन मिल्टन चेनी के लिए प्योर येलो टॉवर के सबसे नज़दीक था, क्योंकि इस सिमुलेशन में, हालांकि वह खुद प्योर येलो टॉवर में शामिल नहीं हुए थे, उनके प्रत्यक्ष वंशज ब्रोफेन वेस्ले को उनके विजार्ड टैलेंट के परीक्षण के बाद प्योर येलो टॉवर में शामिल किया गया था। हाँ, इस सिमुलेशन में मिल्टन चेनी ने एक अलग रास्ता चुना, यानी एक बच्चा पैदा करना। मिल्टन चेनी भाग्यशाली थे, लेकिन वे बदकिस्मत भी थे। भाग्यशाली बात यह थी कि उनके सीधे रक्त में से एक वास्तव में प्योर येलो टॉवर में शामिल हो गया, ऐसा कुछ जिसकी खुद मिल्टन चेनी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सिमुलेशन से पहले मिल्टन चेनी ने कोई उम्मीद नहीं रखी और बस इसे आजमाया। अप्रत्याशित रूप से ये काम कर गया। हालांकि जितनी ज्यादा उम्मीदें थीं, उतना ही वह निराश भी हुआ, क्योंकि उसका सीधा खून का वंशज जो प्योर येलो टॉवर में शामिल हुआ, सैकड़ों सालों तक एक बार भी वापस नहीं आया। यह अनिवार्य रूप से मिल्टन चेनी को उस सिमुलेशन की याद दिलाता है जो उसने कई साल पहले चलाया था। उस सिमुलेशन में उसने भी परिवार को विकसित करने का विकल्प चुना। हालांकि अंत में उसके 15 वंशजों में से कोई भी उपमहाद्वीप में वापस नहीं आया। अध्याय 110 विशेष जादूगर योग्यता और 3 द्वीपों को नियंत्रित करना। कृपया सदस्यता लें _2।
अनुवादक 54,96,90,339। इस बार यह उस समय के समान ही था। विशेष जादूगर योग्यता, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। अप्रत्याशित रूप से वह स्तर 5 योग्यता वाला व्यक्ति वास्तव में विशेष जादूगर योग्यता के साथ एक सीधा वंश उत्पन्न कर सकता था। हालांकि इन सब का अब उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह परिणाम नहीं बदल सकता था। मिल्टन चेनी को वह शर्त याद थी जिसे शुद्ध पीले टॉवर में शामिल होने के लिए पूरा करने की आवश्यकता थी, विशेष जादूगर योग्यता होनी चाहिए। वह इस शर्त को कभी पूरा नहीं कर सकता था। भले ही उसके पास लेवल 1 विजार्ड टैलेंट हो, प्योर येलो टॉवर को कोई परवाह नहीं होगी, उन्हें सिर्फ स्पेशल विजार्ड क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए। हालांकि अब तक मिल्टन को अभी भी ठीक से समझ नहीं आया था कि स्पेशल विजार्ड क्वालिफिकेशन का क्या असर होता है। लेकिन प्योर येलो टॉवर की ज़रूरत बस इतनी सी थी, उसके पास इसके बारे में कुछ नहीं था। उसे प्योर येलो टॉवर के रास्ते पर चलना छोड़ना पड़ा। विजार्ड क्षेत्र सिर्फ इस एक पारलौकिक विजार्ड संगठन के बारे में नहीं था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मजबूत होता गया, इस दुनिया का असली रूप किसी दिन उसके सामने प्रकट हो जाएगा। अपने अराजक विचारों को त्यागते हुए मिल्टन ने फीकी नीली रोशनी वाली स्क्रीन को गायब कर दिया। चूंकि इस महीने का सिमुलेशन समाप्त हो चुका था, इसलिए द्वीप का वह बचा हुआ टुकड़ा भी व्हाइट रेवन सोसाइटी के हाथों में आ जाना चाहिए। ब्रिन आइलैंड, मून गेजिंग फील्ड। बूम! गहरे लाल रंग की लपटें आसमान में भर गईं, आसमान खून जैसा लाल हो गया। फर्स्ट रिंग मैजिक डार्क फ्लेम तकनीक। आग की लपटें रुकी रहीं, ऐसा लग रहा था कि वे कभी बुझेंगी नहीं। मिल्टन ने अपने हाथ में पकड़ी डार्क स्टार मैजिक वैंड को वापस अपने आध्यात्मिक सागर में खींच लिया। अगले ही पल मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और आसपास की लपटें धीरे धीरे गायब होने लगीं। लपटों के आखिरी निशान के गायब होने के साथ ही एक काली लाश दिखाई दी। मिल्टन आगे बढ़े और लाश के सामने प्रकट हुए। फिर मिल्टन ने अपना हाथ हिलाया, लाश को स्थानिक कुंजी में ले गए। अगले ही पल उनकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। यह आखिरी थी। अब तक ब्रिन द्वीप पर 2 लेवल 1 जादूगर 3 दिनों में उसके हाथों मारे गए थे। अब मिल्टन एक राजा की तरह था जो सामान्य लेवल 1 जादूगरों पर हुक्म चला रहा था। बाएं हाथ में ब्लडलाइन मैजिक, दाएं हाथ में आध्यात्मिक मैजिक। एक सामान्य लेवल 1 जादूगर के पास मिल्टन के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था। उसने इन 2 जादूगरों को व्हाइट रेवन सोसाइटी में ले जाने के बजाय क्यों मारा? कारण सरल था, वह और अधिक नहीं ले सकता था। मिल्टन का व्हाइट रेवन मार्क असीमित नहीं था। कम से कम वह इस स्तर पर केवल एक लेवल 1 जादूगर को नियंत्रित कर सकता था। इसके अलावा व्हाइट रेवन सोसाइटी में जितने कम जादूगर होंगे, रेडियंट अकादमी उतनी ही अधिक आरामदायक होगी। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 1 महीने से अधिक समय बीत गया। इस महीने कौनसी कॉन्टिनेंट में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फेन आइलैंड के पास ब्रिन आइलैंड पर कुछ बड़ा हुआ था। ब्रिन आइलैंड पर एकमात्र जादूगर संगठन का सफाया कर दिया गया, 2 जादूगर मारे गए और ब्रिन आइलैंड का नियंत्रण एक अन्य जादूगर संगठन व्हाइट रेवन सोसाइटी को सौंप दिया गया। ब्रिन आइलैंड पर हावी होने वाले नए लोग द्वीप पर कई लोगों के लिए परिचित थे। व्हाइट रेवन सोसाइटी द्वारा फेन सिटी पर स्प परिवार के नियंत्रण को नष्ट करने की खबर पूरे उत्तरी महाद्वीप में नहीं फैली थी, लेकिन ब्रिन आइलैंड के निवासियों को इसके बारे में पता था। उनमें से कुछ तो फेन द्वीप से भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह संगठन न केवल फेन द्वीप पर कब्जा कर लेगा, बल्कि ब्रिन द्वीप पर भी कब्जा कर लेगा। हालांकि इन लोगों का इस बार ब्रिन द्वीप छोड़ने का इरादा नहीं था। छोड़कर कहाँ जाना था? कोलन द्वीप। व्हाइट रेवन सोसाइटी की आक्रामक गति को देखकर कौन जानता था कि कोलन द्वीप भी अंततः उनके नियंत्रण में आ जाएगा। आखिरकार बसने के बाद वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इसके अलावा चाहे वह व्हाइट रेवन सोसाइटी हो या थॉर्न हॉट, इसका द्वीप को नियंत्रित करने वाले इन साधारण लोगों से कोई लेना देना नहीं था। जब तक वे कोई परेशानी पैदा नहीं करते, उन्हें किसी नतीजे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें यह नहीं पता कि कोलन द्वीप वास्तव में व्हाइट रेवन सोसाइटी के नियंत्रण में आ गया है, बस यह अभी तक खुद को प्रकट नहीं कर पाया है। कोलन द्वीप, मैग्नोलिया सिटी, एक महल के अंदर। पैलेस काउंसिल हॉल के शीर्ष पर बैठे मिल्टन चेनी ने नीचे से रिपोर्ट सुनी, कभी कभी अपना सिर हिलाते हुए। ये महल बेनी बेयर का निवास हुआ करता था, लेकिन अब ये स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी का है। मिल्टन ने महल के मुख्य हॉल को भी संशोधित किया था, इसे एक साधारण परिषद कक्ष में बदल दिया था। मिल्टन इस महल से अपरिचित नहीं थे, उन्होंने अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान कई वर्षों तक इसमें निवास किया था। मेज के शीर्ष पर बैठे मिल्टन ने बात की। व्हाइट रेवन सोसाइटी के वर्तमान नियंत्रण के लिए 3 द्वीप पहले से ही सीमा हैं। आगे विस्तार से लाभ की बजाय नुकसान ही होगा। ब्रिन द्वीप पर कब्जा करने के बाद व्हाइट रेवन सोसाइटी अब रेडियंट अकादमी की नज़र में आ गई है। हालांकि रेडियंट अकादमी की नज़र में व्हाइट रेवन सोसाइटी ने केवल फेन द्वीप और ब्रिन द्वीप को ही उजागर किया है, जबकि कोलन द्वीप को अभी भी बेनी का क्षेत्र माना जाता है।
मिल्टन का इरादा कोलन द्वीप को उजागर करने का नहीं था, क्योंकि कोलन द्वीप व्हाइट रेवन सोसाइटी का है, चाहे वह उजागर हो या न हो। व्हाइट रेवन सोसाइटी की वर्तमान ताकत रेडियंट अकादमी का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और वर्तमान में रेडियंट अकादमी व्हाइट रेवन सोसाइटी से बहुत अधिक चिंतित नहीं दिखती है। भले ही व्हाइट रेवन सोसाइटी रेडियंट अकादमी की नज़र में 3 द्वीपों को नियंत्रित करती हो, लेकिन उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होगी। बेशक अगर व्हाइट रेवन सोसाइटी इन 3 द्वीपों से आगे निकल जाती है और विस्तार करना जारी रखती है, तो रेडियंट अकादमी शायद इसे बर्दाश्त न कर पाए। आखिरकार रेडियंट अकादमी किसी को भी, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी, अपनी स्थिति को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगी। मिल्टन मूर्ख नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से बाहर खड़ा होकर परेशानी नहीं खड़ी करेगा। 3 द्वीप होना ही काफ़ी है, मिल्टन के पास अब जादुई पत्थरों की कमी नहीं है। इन 3 द्वीपों के आधार पर उसके सिमुलेशन हर बार अच्छी शुरुआत करने के लिए पर्याप्त हैं। सिमुलेशन में मिल्टन अपनी शक्ति का विस्तार करना जारी रख सकता है ताकि देख सके कि वह अंततः क्या हासिल कर सकता है, लेकिन वास्तव में मिल्टन का आगे विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है। मिल्टन के शब्दों के बाद सभी ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। केवल पीले रंग की पोशाक में एक युवक पीछे रह गया। सोसाइटी मास्टर, जिस व्यक्ति पर आपने मुझे नज़र रखने के लिए कहा था, वह प्रकट हो गया है। वह एक दिन पहले फेन द्वीप पर आया था और वर्तमान में ब्रिन द्वीप पर ब्रिन सिटी में रह रहा है, साइमन रेवन ने सम्मानपूर्वक बताया। उसके पास जो भी जानकारी थी उसे प्रकट किया। ये सुनकर मिल्टन ने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाया और साइमन रेवन के जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। साइमन रेवन सम्मानपूर्वक पीछे हट गए, जबकि मिल्टन महल की सीट पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, ट्रू बॉडी सिमुलेशन की तरह ही व्हाइट टॉवर से व्लादिमीर वास्तव में कौनसी महाद्वीप पर आ गया है, मिल्टन ने खुद से कहा। अब तक हालांकि व्हाइट रेवन सोसाइटी की प्रगति वास्तव में ट्रू बॉडी सिमुलेशन की तुलना में तेज है। हालांकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में घटित कुछ घटनाएं अभी भी वास्तविकता में घटित हो रही हैं। उदाहरण के लिए, व्हाइट टॉवर के व्लादिमीर किंग्सले एक दिन पहले फेन द्वीप पर पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे ट्रू बॉडी सिमुलेशन में हुआ था। इसके बाद वह फेन द्वीप से ब्रिन द्वीप, फिर ब्रिन द्वीप से कॉनसी के उत्तरी महाद्वीप के आंतरिक द्वीपों पर गए। व्हाइट टॉवर के लोग मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता था कि जैसे ही मिल्टन वायलेट महाद्वीप पर नहीं होगा, वे विभिन्न महाद्वीपों पर उसके ठिकाने की तलाश में भागेंगे। और व्लादिमीर किंग्सले वह है जो कौनसी महाद्वीप पर आया है, एक जादूगर जो कम से कम 200 साल तक जीवित रहा है। क्या मुझे कार्रवाई करनी चाहिए? दरअसल इस समय मिल्टन यही सोच रहा है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उसे कार्रवाई करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी उसे यकीन नहीं था कि वह व्लादिमीर को हरा सकता है। आखिरकार उस समय वह केवल लेवल 1 ब्लडलाइन विजार्ड था। इसकी तुलना में वह अभी भी व्लादिमीर से कुछ कमज़ोर हो सकता है। हालांकि अब यह अलग है, वह न केवल लेवल 1 ब्लडलाइन विजार्ड है, बल्कि लेवल 1 आध्यात्मिक विजार्ड भी है, और उसके पास सहायक भी हैं। इस समय कार्रवाई न करना सही नहीं लगता। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन की आकृति हिल गई और सीट से गायब हो गई। मिल्टन ने कभी खुद को सज्जन व्यक्ति नहीं माना। वह आमतौर पर अपनी शिकायतों का तुरंत बदला लेता था। अगर वह तुरंत ऐसा नहीं कर सकता, तो जब बदला लेने का अवसर आएगा तो मिल्टन उसे पकड़ने में संकोच नहीं करेगा। व्हाइट टॉवर पूरे महाद्वीप में ये खबर फैला रहा है कि उसके पास लेवल 3 विजार्ड स्तर का खजाना है। मिल्टन अजीब होगा अगर वह इसे सहन कर सके।